अब वो लास्ट में मैकियावेली और हॉब्स के बीच अगर थोड़ा कंपैरिजन कर दें, अगर हम मैकियावेली और हॉब्स के बीच कंपैरिजन करें तो मैकियावेली में जो बेसिक टेंडेंसी मिलती है, मैकियावेली के विचारों में जो मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, उसमें पहला मैकियावेली ने माना पावर पॉलिटिक्स, शक्ति राजनीति का विचार मैकियावेली में ही पाया जाता है। दूसरा सेकुलर पॉलिटिक्स, पंथ निरपेक्ष राजनीति, और मैकियावेली ने ये बताया कि राजनीति और नैतिकता के बीच विभाजन या ए मॉरल पॉलिटिक्स और मानव का स्वभाव द ह्यूमन नेचर, मानव का स्वभाव स्वार्थी है, दैट इज सेल्फिश एंड इगोइस्ट ह्यूमन नेचर। और मैकियावेली की चिंता राष्ट्र की सुरक्षा, द इशू ऑफ नेशनल सिक्योरिटी और नेशनलिज्म इज इम्पोर्टेंट। राष्ट्र की सुरक्षा या राष्ट्रवाद का विचार मैकियावेली के चिंतन में महत्वपूर्ण है। यही बातें मैकियावेली ने पढ़ी, लेकिन अब देखेंगे कि ये सारी बात हॉब्स ने कंटिन्यू कर दी। अब अगर आप कभी भी समाज के विकास, इतिहास के विकास को देखेंगे तो थोड़ा सा उसमें आपको कंटिन्यूटी दिखेगी। ऐसा नहीं कि नथिंग चेंज एब्रप्टली। इसे यूरोप की हिस्ट्री आप देखेंगे तो अगर कभी यूरोप की हिस्ट्री को आप देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़िए और फिर इन थिंकर को प्रयोग करिए तो आपको लगेगा धीरे धीरे चीजें एक एक बार बढ़ती चली जाती हैं। ऐसा नहीं कि आपको रटने की आवश्यकता पड़ेगी, तो ग्रेजुअली चेंज होता रहता है। अब देखेंगे हॉब्स में यही बात है, पावर पॉलिटिक्स से हॉब्स इसी बात को विश्वास करता है, यानी पावर पॉलिटिक्स क्यों? एब्सोल्यूट मोनार्क, शक्तिशाली राजा, निरंकुश राजा, इसको हॉब्स मानता है, मैकियावेली ने माना। इसका मतलब है कि दे ऑल बिलीव इन ए पावरफुल मोनार्की। फिर तो कंटिन्यूटी हो गई। तो आधुनिक युग में, और दूसरा हॉब्स से बड़ा तो उसने सेकुलर पॉलिटिक्स को और आगे बढ़ा दिया। मैकियावेली ने तो बंटवारा किया था, उसने चर्च को नीचे ही कर दिया। द चर्च की पोजीशन तो हॉब्स में सेकेंडरी हो गई, ये भी आप देखेंगे। और जब हॉब्स ने हमेशा कहा पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स, तो हॉब्स ने पॉलिटिक्स और मॉरलिटी के बीच रिलेशन की कोई बात नहीं कही, लेकिन उसका मतलब है कि नैतिकता की बात ही नहीं की उसने। उसने तो कहा राजा सबसे शक्तिशाली होगा तो राजा के ऊपर कोई बंधन नहीं होगा, नैतिकता का भी नहीं, परंपरा का नहीं, प्रथा का नहीं, और नहीं धर्म का। तो किंग इज नॉट बाउंडेड बाई एनी रिस्ट्रिक्शन, तो वो भी ए मॉरल पॉलिटिक्स की बात करता है। और मानव का स्वभाव कैसा है? स्वार्थी है। और अब देखेंगे नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सिक्योरिटी की बात तो हॉब्स में खूब है, यानी हॉब्स के पूरे चिंतन का उद्देश्य ही है सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी। तो आपको अजीब सी बात नहीं दिखती कि हॉब्स और मैकियावेली का पूरा ट्रेडिशन ही कैसा है? बोथ आर फॉलोइंग द सेम ट्रेडिशन, दोनों तो एक ही रास्ते को स्वीकार कर रहे हैं। तो फिर आप देखेंगे फिर दोनों में अंतर कहाँ होता है कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द डिफरेंसेस।
दोनों में आखिर में अंतर कहाँ पे आएगा? बाकी सब चीजें देखिए इसी हैं। और क्या किया था? नहीं, मैकियावेली कम्युनिटी की बात कभी नहीं करता, राजा की बात करता है। समुदाय की, यूनानी के युग की बात, समुदाय की बात तो कोई करता ही नहीं। देखिए अंतर आपको बता दें, दोनों की समानताएं तो हो गई, इसलिए आप देखेंगे 90%। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि पॉलिटिकल थॉट में ये ट्रेडिशन बिल्कुल आगे बढ़ती जाएगी। पॉलिटिकल थॉट में ये ट्रेडिशन आगे बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, देखिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप लोग पहले आते हैं तो यहीं क्यों बैठते हैं? सबने पीछे जगह खाली है। तो सर आप लोग रिक्वेस्ट इस बात को ध्यान रखो, अगर पूरी क्लास फिर आने वाले सब लोग डिस्टर्ब होते हैं, तो थोड़ा अगर पीछे है तो थोड़ा सा कुछ लोग पीछे भी निकल जाइए। अब देखिए हॉब्स एंड मैकियावेली में डिफरेंसेस क्या है? अंतर अगर दोनों में देखा जाए तो मैकियावेली और हॉब्स में अगर अंतर की बात हम करें तो अंतर बड़ा टेक्निकल किस्म का ही है कि मैकियावेली किसकी बात करता है? स्टेट क्राफ्ट की, शासन कला की बात करता है। कि मैकियावेली इन्हीं व्यवहार की बात करता है, वो शासन कला को उसको ध्यान था, वो सैद्धांतिक नहीं है, वो फिलोसोफर नहीं है। जबकि हॉब्स इज अ ग्रेट फिलोसोफर, वो शासन कला की बात के बजाय ही इज ए थ्योरिटिशियन, फिलोसोफर, वो सिद्धांतकार है। तो हॉब्स सिद्धांत की बात करता है, हॉब्स में थियरी है, फिलोसफी है। अब वो थियरी फिलोसफी कहाँ दिखती है? फिजिक्स, ज्योमेट्री। तो जो उसने फिलोसफी तैयार की, जो उसने एक तरीके से सिद्धांत तैयार किया, एक बार छोड़ देते हैं, बार बार कर, जो उसने थियरी बताई, जो उसने फिलोसफी बताई, या जो भी उसने फिजिक्स और ज्योमेट्री का विचार दिया, वो मैकियावेली के विचार बिल्कुल नहीं है। मैकियावेली तो इज जस्ट लाइक शासन कला। भाई शासन करना कैसे चाहिए, इसलिए कहा जाता है मैकियावेली का विचार क्या है? पॉलिसी साइंस, इट इज नॉट अ पॉलिटिकल साइंस। तो पहला बेसिक फर्क आ जाता है, और इसी का बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। पूरे चिंतन में आप देखेंगे यही फर्क तो बहुत बड़ा है कि मैकियावेली का सिद्धांत से बिल्कुल मतलब नहीं। जैसे कि आप देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता, हाइपोथेसिस, सामाजिक समझौते का विचार, परिकल्पना का विचार, ये सब हॉब्स में आता है। मैकियावेली इसी बात नहीं करता। मैकियावेली के चिंतन में तो परिकल्पना है ही नहीं है, सीधी बात है कैसे शासन होना चाहिए, राजा ऐसे काम करता है। उसने कहा भाई ऐसा हमने देखा, ऐसा हमने देखा। तो कोई भी इसमें कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट कुल मिला के यही तो हॉब्स के विचारों को जटिल बना देता है। बाकी तो आप देखेंगे कुल में निष्कर्ष कहाँ पे आता है? अगर आपसे पूछा जाए कि पूरी हॉब्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या है, ये साधन था या साध्य था? फिजिक्स, ज्योमेट्री, सोशल कॉन्ट्रैक्ट मूल उद्देश्य था या इधर? सोशल कॉन्ट्रैक्ट वॉज ए मेयरली मीन्स, वो तो साधन था, मैकेनिज्म था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट वॉज ए मैकेनिज्म जिसके द्वारा वो बताना चाहता था कि हम पहुंचना कहां जाते हैं, लेकिन इसीलिए वो बड़ा फिलोसफर बन गया। अब आप देखेंगे कि मैकियावेली में सोशल कॉन्ट्रैक्ट की कोई बात है ही नहीं है। मैकियावेली तो बल्कि किस तरीके का प्रयोग करता है? एम्पिरिकल। उसने सीधा एम्पिरिकल का मानव स्वभाव देखा कि मानव का स्वभाव ऐसा होता है, उसी आधार पर बहुत सामान्य तरीके से सारी बातें कह दी। उसने न फिजिक्स का प्रयोग किया, न ज्योमेट्री का प्रयोग किया, न थियरी, न फिलॉसफी। लेकिन हॉब्स की बात आप देखेंगे, हॉब्स का मेथड क्या है? डिडक्टिव है या इंडक्टिव है?
और हॉब्स के इसी मेथड को कहा जाता है मैकेनिकल मेटलिज्म, यांत्रिक भौतिकवाद। तो कभी पूछ दिया जाए कि व्हाट इज मैकेनिकल मेटलिज्म ऑफ हॉब्स, जो कलम ने बात बताई थी वही है। सेबाइन ने अपनी किताब लिखी तो उसका एक चैप्टर ही बता दिया कि मैकेनिकल मेटलिज्म। तो हॉब्स ने शब्दों का हेर फेर करके हम कोई भी सवाल से पूछ सकते हैं। दूसरा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात आ गई। अब आप हॉब्स का मेथड डिडक्टिव था या इंडक्टिव था? हॉब्स का मेथड क्या था, डिडक्टिव था या इंडक्टिव था? क्या, क्यों डिडक्टिव? तो जब भी परिकल्पना की बात होगी वो हमेशा डिडक्टिव होगा। एम्पिरिकल में परिकल्पना नहीं होती, वो सीधे ऑब्जर्वेशन होता है। एम्पिरिकल बात करते हैं तो वी बिलीव इन अ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। हम सीधे परिकल्पना नहीं करते, बस सीधे देखते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा होगा। इसलिए हॉब्स ज्योमेट्री अपने आप में डिडक्टिव होती है। ज्योमेट्री का बेसिक होता है कि त्रिभुज के 3 कोण का योग 180 अंश है। ज्योमेट्री इज बेस्ड ऑन दिस एंटायर प्रीमाइस। ज्योमेट्री इसी मूल मान्यता पर आधारित है, इसे हॉब्सियन मेथड इज मोर डिडक्टिव। वैसे सिर्फ फिजिक्स का भी प्रयोग किया है, फिजिक्स डिडक्टिव कभी नहीं होता। फिजिक्स तो एक घटनाओं पर आधारित होता है, तो हॉब्स का मेथड डिडक्टिव है। यही पूरा मामला है। तो हॉब्स में और एक बहुत इंटरेस्टिंग डिफरेंस आता है। मैकियावेली ने भी पावर ऑफ किंग की बात कही, इसने भी पावर की बात की, लेकिन हॉब्स की जो बहुत बड़ी विशेषता है, उसने पावर को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। सामाजिक समझौते के माध्यम से पावर को संस्थागत बना दिया। यानी राजा की पावर को किसमें बना दिया? राज्य की शक्ति में। दैट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉब्स। मेड बिलीव इन अ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ पावर। तो उसने इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कर दिया, पावर का संस्थाकरण कर दिया। तो संस्थाकरण का मतलब है कि जब पावर इज बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ द पीपल। याद रखिए, सहमति है, यानी राजा की शक्ति कैसे आधारित है? जनता की सहमति से। दैट इज ए इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ पावर। इसे कहा भी जाता है कि पॉलिटिक्स में पावर वायलेंस नहीं है। पॉलिटिक्स में पावर वायलेंस नहीं है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण हॉब्स देता है। राजा की शक्तियां तलवार से आती है, बात ठीक है, लेकिन राजा बनाया किसने? आम जनता ने। तो राजा की शक्तियां तो कंसेंट पे है, इसलिए कहते हैं कि उसने शक्ति को संस्थागत बना दिया। द एलिमेंट ऑफ कंसेंट वेयर इज इन हॉब्सियन थॉट। हॉब्सियन थॉट, ये बातें अंतर है। वैसे अगर हम मैकियावेली के डिस्कोर्स की बात करें तो स्वतंत्रता की बात करता है, रिपब्लिकनिज्म की बात करता है। उसने कहा रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इस मामले में भी मैकियावेली बहुत आगे दिखता है। हॉब्स ने कभी नहीं कहा कि डेमोक्रेसी अच्छा शासन है, उसने कहा नहीं, राजा का ही शासन अच्छा है। तो अगर हम मैकियावेली को डिस्कोर्स में भी कंपेरिजन करें, उस समय मैकियावेली हॉब्स से आगे दिखता प्रतीत होता है। ये डिफरेंसेस है। अब आपके सवाल में बता दूं, किसी ने कहा कल पढ़ाए गए हॉब्स के विचारों को 10 मिनट में रिवीजन करा दें, क्यों? अच्छा, नहीं आए थे इसलिए? तो नहीं आए थे तो उसका और कोई इंतजाम करवा देंगे। अब ऐसे दोस्तों, फिर ये पंडित जी कथा थोड़ी है कि जो नहीं आए फिर से रिवीजन करवाओ। उसका कोई देखते हैं और क्या इंतजाम हो सकता है, कोई इंतजाम करवा देंगे आपको। बता रहे हो या पूछ रही हो? तो सीधे पूछो। अच्छा, ये भी आदत होनी चाहिए, ये आपको सीखना है। हमें घुमाने, हमारे एग्जाम घुमाने की परमिशन दे, सीधी बात।
कहना भी सीधा आना चाहिए, लिखना भी सीधा आना चाहिए, बताना भी सीधा आना चाहिए। ये पूरे आदत में होनी चाहिए। अब तुम बैकग्राउंड बना रही हो, सीधी बात करो। हाँ, और इसमें भी यहाँ पे कहा कि जनता की सहमति चाहिए, तो दोनों में डिफरेंस किसका है? ये डिफरेंस है। नहीं मतलब ये मेन जो ये कहा है ना, राजे की शक्ति पे जो कहा है, डिफरेंस तो हो गया, ये डिफरेंस है। डिडक्टिव, निगमनात्मक। निगमनात्मक का अच्छा है, पूरा डिडक्टिव बताना है या निगमनात्मक बताना है? आप कहां से हो? मेरठ से। मैंने कहा मेरठ के सभी लोग बहुत सीधे होते हैं आप जैसे। मेरठ के सभी लोग बड़े भोले भाले होते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? शुभम बहुत भोला बच्चा है। ये क्या है? डिडक्टिव। मेरठ के सभी लोग बहुत भोले होते हैं और शुभम मेरठ के हैं, इसे बड़े भोले हैं, उनको डिडक्टिव नहीं समझ आ रहा है। ये हो गया कि नहीं? यही निगमनात्मक है, सामान्य से विशेष। अब बताइए, शुभम हो गया? नहीं समझ में आया? अभी समझ नहीं आया? अच्छा, दूसरी बात है, स्विट्जरलैंड के सभी नागरिक अच्छे हैं। डेविड स्विट्जरलैंड का है, वो अच्छा होगा, डिडक्टिव। मेरठ की बात नहीं समझ आई? स्विट्जरलैंड समझ आ गई? अजीब सी बात है। अब अपने अपने को इतना अमूल्य बताओ। अरे भाई, सामान्य से एक निष्कर्ष निकाला क्या है? निगमनात्मक। नैतिकता से तटस्थ, नैतिकता से निरपेक्ष। ए मॉरल का मतलब होता है नैतिकता से तटस्थ, नैतिकता से निरपेक्ष। हाँ, मतलब निष्क्रिय सक्रिय का केवल ये मतलब होता है कि मैकियावेली के व्यक्ति ने कोई समझौता नहीं किया, मैकियावेली के व्यक्ति के राजा के निर्माण में कोई योगदान नहीं है, और मैकियावेली की व्यक्ति की इच्छाओं का ध्यान नहीं है, राजा की शक्ति का ध्यान है। हॉब्स में व्यक्ति की इच्छा का ज्ञान है। राज्य कौन बना रहा है? व्यक्ति। मेरी बात तो सुन लो पहले, धैर्य रखो थोड़ा सा, पूरी बात हो जाने दो। इसलिए वो सक्रिय क्यों है? क्योंकि उसने कहा कि भाई हमारे जीवन आवश्यक है, हमने राज्य को बनाया, समझौता किया। जो इतना सारा काम करेगा तो निश्चित तौर पर उसका व्यक्ति एक्टिव कहलाएगा। मैकियावेली के चिंतन में व्यक्ति का महत्व नहीं है, इसलिए आप देखेंगे व्यक्तिवाद की धारणा मैकियावेली में नहीं है। वो केवल हर बात पे इटली को शक्तिशाली बनाना, इटली को शक्तिशाली बनाना। हॉब्स के चिंतन में जान है तो जहान है। अब आप बताओ। क्या? देखो, पहला देखो, जब भी किसी व्यक्ति को अंतर करोगे, पहला प्रश्न का जवाब नहीं मिल गया, पहला प्रश्न, अब आपने प्रश्न चेंज कर दिया, प्रश्न चेंज। अब अगर ऐसे अंतर करोगे तो किसी विचारक में आपको अंतर दिखेगा ही नहीं। इसलिए अंतर आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, जिस स्कॉलर ने कहा उसका इंपॉर्टेंट है। भाई ये कहता है तो हम फिर अगर ऐसे देखना शुरू कर देंगे, फिर हमें किसी विचारक में कोई अंतर नहीं दिखेगा। इसे हम बार बार कहते हैं, विचारक को एकदम अपने नजरिए से मत देखिए, बस समझ लीजिए कि ये क्या कहा गया है। अब वो गलत कह रहा है, सही कह रहा है, उस पर हम टिप्पणी करने के भी काबिल नहीं है। अब किसी का ध्यान 370 पे चला गया है, तो 370 पॉलिटी का विषय होगा, थ्योरी से 370 कोई मतलब नहीं है, तो उसको छोड़ दीजिए। एकदम हम टू दी पॉइंट रहते हैं, तो इधर उधर डाइवर्जन न करें। पॉलिटी में आएंगे, 370 आपको बताएंगे। अभी सारे प्रश्न थिंक करके लेंगे। प्रश्न लिख लीजिए, या प्रश्न आप सुन लीजिए जैसा आप लिखेंगे। प्रश्न 1998 का है, अगर सभी के पास क्वेश्चन पेपर हो इस समय तो। फिर किसी ने कहा आगमनात्मक बता दीजिए। अच्छा, क्लास के बाद भी आप पूछ सकते हैं। आगमनात्मक का सीधा सा मतलब है कि डेविड स्विट्जरलैंड का है, सोलाना स्विट्जरलैंड का है, मेरी स्विट्जरलैंड की है, जॉर्ज स्विट्जरलैंड के हैं, और ये सब अच्छे हैं, इसलिए स्विट्जरलैंड के सभी लोग अच्छे हैं। एक उदाहरण पे सामान्य निष्कर्ष आगमनात्मक है। जो फिजिक्स न्यूटन का नियम क्या था? आगमनात्मक कि निगमनात्मक?
न्यूटन का नियम क्या था? आगमनात्मक या निगमनात्मक? एक सेब को गिरते हुए देखा तो उसने कहा जो वजनदार वस्तुएं हैं सारी नीचे गिरती हैं, आगमनात्मक। एक प्रश्न आपको बता रहे हैं, 1998 में किसने दिया है? अब देखिए प्रश्न है, हॉब्स रिलीव्ड सॉवरेंटी कंप्लीटली फ्रॉम द डिसेबिलिटीज which was Bodin had inconsistently left standing। यानी हॉब्स ने संप्रभुता को उन अक्षमताओं से मुक्त कर दिया जिसे बोडिन ने लगाया था। ये लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे? लिख लेंगे। ये तो सीधा मैंने भाई सीधा, अब सीधे से मान लीजिए कैसा प्रश्न आपको लिखना हो, और कुछ लोग जो लिख के दिखाते हैं, मैंने व्हाट्सएप भी आपको भेजा है, देखिए कितने अच्छी इंट्रोडक्शन लोग लिख रहे हैं। लेकिन मैंने फिर कहा कि सबके बैकग्राउंड अलग अलग होते हैं, तो मान लीजिए जो नहीं लिख पा रहा है वो चिंता न करे, और कुछ लोग जो नहीं लिख पा रहे हैं मत लिखें। देखिए सबको फॉलो करना जरूरी नहीं है। अब मान लीजिए आपको नया नया विषय शुरू किया है, आप नहीं लिख पा रहे तो एक बार पढ़ लो अच्छे से। डोंट बी इन हरी कि दूसरा लिख रहा है मैं नहीं लिख पा रहा हूं तो दिल की धड़कन बढ़ती जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये चीजें बार बार रिपीट होंगी। थ्योरी में आएंगे फिर वही राज्य स्वतंत्रता समानता फिर रिपीट करेंगे, दसियों बार चीज रिपीट होगी और अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। तो फिर जो लोग न लिख पा रहे तो आराम से पढ़ें, ऐसा कोई हड़बड़ी नहीं किया जाता। लेकिन जो लोग लिख रहे हैं वो ट्राई करें। तो बस सीधी सी बात है कि प्रश्न, अब ये सबसे सरलतम प्रश्नों में आएगा, क्योंकि सीधी से आप लिखेंगे कि बोडिन ने संप्रभुता पे क्या प्रतिबंध लगाए, वो आप लिख देंगे। दूसरी बात है कि हॉब्स ने उसे खत्म कर दिया, वो आप लिख देंगे। और फिर हॉब्स के विचारों का महत्व तो कैसे आया, अब उसी बात को इंट्रोडक्शन आप लिख देंगे कि जब भी आप इंट्रोडक्शन हॉब्स में लिख रहे हैं तो उसकी इसेंस को जरूर प्रयोग करिए कि हॉब्स भौतिकवादी था, उसने ज्यामिति और मनोविज्ञान का प्रयोग करते हुए राजनीतिक अध्ययन का प्रयास किया, जिसका उल्लेख उसने लेवायथा में किया है। यानी व्हाट इज यूनिकनेस ऑफ हॉब्स, he doesn't believe in history or philosophy, but believe in a physics and geometry for analyzing the political events। तो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। भूमिका आपने लिख दी और फिर 3 ही पॉइंट आएगा कि बोधान ने क्या बताया, बोडिन ने क्या बताया सॉवरेंटी और क्या प्रतिबंध लगाए, नैतिक नियम धार्मिक कानून। दूसरा, हॉब्स ने कहा कि किंग इज सब्जेक्ट टू नॉट एनी रिस्ट्रिक्शन, राजा के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं होंगे। देयरफॉर, अब एक आके स्टेटमेंट बीच में आप लगा देंगे, देयरफॉर किंग इज अ मॉर्टल गॉड, राजा इस धरती पर ईश्वर जैसा है। अब गॉड का मतलब क्या है, उसकी शक्ति को प्रतिबिंबित किया जा रहा है कि किंग इज सो पावरफुल, यही बात है इसमें, तो लिखवाने की आवश्यकता है। दूसरा सवाल आपको बताएं। अब किसी ने फिर पूछा है कि, और जिसने ये बात पूछी हो जरूर एक बार पूछ लेगा कि बात उसे समझ में आई कि नहीं आई। कॉवेनेंट विदाउट सोर्ड और बट वर्ड्स, 2013 का सवाल है। एंड नो स्ट्रेंथ टू सिक्योर अ मैन और मैन एट ऑल, ये 2013 पूछा गया और लगभग 5-7 साल पहले ये सवाल पूछा गया था, बहुत पहले। यानी शक्ति के बिना समझौता, कागज के तलवार के बिना समझौता कागज का टुकड़ा मात्र है जो व्यक्ति की सुरक्षा नहीं कर सकता, तो कैसे देखेंगे। अब हमारे साथ याद रखिए, एक है अच्छा कॉन्ट्रैक्ट का, दूसरा एक अनुवाद क्या होता है, कोवेनेंट। कोवेनेंट कहिए, कॉन्ट्रैक्ट कहिए, अभिप्राय एक है। और दूसरा क्या है, सोर्ड, तलवार। यही तो की टर्म है भाई। तलवार के बिना समझौता कागज का टुकड़ा मात्र है जिससे व्यक्ति की सुरक्षा नहीं हो पाएगी। तो तलवार का मतलब क्या है, क्या पावर। तलवार का मतलब क्या है, तलवार का मतलब क्या है, स्टेट। तलवार का मतलब क्या है, अ पावरफुल स्टेट, अ फियर ऑफ पनिशमेंट, दंड का भय।
एक बात याद रखिए, किसी विचारक को लिखना हो तो उसके इसेंस को समझ लीजिए कि वो करना क्या चाहता है। व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा करना चाहता है, शक्तिशाली राजा बनाना चाहता है। अब इसी बात को जैसे मर्जी वैसे लिख लीजिए। और यकीन मानिए, अगर आपको मान लीजिए प्रश्न में कुछ भी आ जाए तो बस सेट कर लीजिए कि उसके की एलिमेंट क्या है। मैकियावेली की एलिमेंट क्या है, वैसे हॉब्स का की एलिमेंट क्या है। मानव का स्वभाव स्वार्थी है, और तलवार नहीं रहेगी तो आप समझिए क्या रहेगा। और हमेशा ऑलवेज राइट एनालिटिकली, तलवार नहीं रहेगी इसका राज्य नहीं है, विधि नहीं है, कानून नहीं है, तो क्या होगा? एनार्की। एनार्की में क्या होगा? जीवन का अधिकार, सेल्फ प्रिजर्वेशन इन डेंजर। तो उसकी की टर्म हमेशा याद रखिए। अपनी बात देखिए, लिखते समय बस यही तो बेसिक ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करिए बार 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 बार। नोट्स को बहुत ध्यान से आप देखेंगे, नोट्स में टेक्निकल ही शब्द के प्रयोग किए गए हैं। आपके उसमें अपने शब्द नहीं होने चाहिए, कहानी जैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे इसलिए इत्मीनान से आप पढ़ेंगे तो वही की टर्म तो घूम फिर के वही आएंगे। और कॉन्ट्रैक्ट विश्लेषण क्यों होते हैं? हवाई कॉन्ट्रैक्ट, समझौता क्यों? समझौता क्यों? जीवन को बचाने के लिए। हवाई कॉन्ट्रैक्ट अराजकता खत्म करने के लिए। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा उसने क्या कहा? तलवार प्राकृतिक है, कृत्रिम है? कृत्रिम। इसलिए राज्य ईश्वरीय संस्था नहीं है, दैवी संस्था नहीं है, मानव के द्वारा बनाई गई संस्था है। इट्स क्रिएटेड बाय द ह्यूमन बीइंग। और इसलिए समझौते के द्वारा राज्य कैसा बनेगा? सॉवरेन। और इसलिए हॉब्स में सहमति का विचार पाया जाता है। जब समझौते की बात आए तो सारी बात आपको याद आ जानी चाहिए जो मैंने कल बताया था। अब प्रश्न को आप देखिए, प्रश्न में कभी पूछ रहा है कि हॉब्स का सामाजिक समझौता क्या था? नहीं। प्रश्न में कभी ये नहीं पूछ रहा है कि व्हाट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट। प्रश्न में ये नहीं पूछ रहा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है। प्रश्न में तो सेंटेंस देता है दो चीजें, जिससे आपको समझ की पता चले, रटने वाली बात ना आए। तो आपको लगता नहीं कि जो विचारक मैथ और ज्योमेट्री खुद पढ़ रहा है उसकी बात को आप रट कैसे सकते हैं? एक बात बहुत आप देखिए, थिंकर्स, इवन थिंकर्स से ग्रेट फिलोसफर, ये परंपरा प्लेटो से चली आ रही है। सारे थिंकर्स मैथमेटिशियन थे, कुछ को हटा दिया जाए तो। और जब मैथमेटिशियन को आपको पढ़ना है तो उसमें रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तर्क ही आगे आएगा। एक शब्द आप देखिए, एक ही शब्द से सारा शब्द पता चला जाएगा। ज्योमेट्री में से ही होता है, लिख लेंगे। अब पिछला सवाल तो बिल्कुल, जब बोडीन का संप्रभु था उसमें तो सबसे सरल सवाल था, यहां शब्दों को चेंज कर दिया उसने। अगला, हाँ, अगर निष्कर्ष लिखना हो तो निष्कर्ष आप ये लिख देंगे कि हॉब्स ने जो संप्रभु राज्य का विचार दिया वो आज भी बड़ा प्रासंगिक है, क्योंकि आज भी उदारीकरण का जमाना है, भूमंडलीकरण का जमाना है। लेकिन राज्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? संप्रभुता। द सॉवरेंटी इज द एसेंस ऑफ हॉब्स। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, या निष्कर्ष दूसरे भी लिख सकते हैं कि हॉब्स ने जो सहमति का विचार दिया उसी को लॉक ने लोकतंत्र के रूप में आगे बढ़ा दिया, इसलिए उसका विचार इंपॉर्टेंट है। तो जैसे चाहे आप उसकी निष्कर्ष को दूसरे विचारक से भी जोड़ सकते हैं। दैट वाज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉब्स। हॉब्स ने जो कहा वो आगे कैसे बढ़ गया? लॉक ने बढ़ा दिया। तो लॉक की बात को आगे करके लिख सकते हैं। या बाकी सेकुलर पॉलिटिक्स, उसका आज भी महत्व है। हॉब्स ने जितनी बातें कही वो उसका महत्व तो आज भी बना हुआ है। अगला प्रश्न किसने पूछा? अच्छा देखिए, कई बार क्या होता है, हमने आपको ट्रिक बता दिया कि मान लीजिए कोई ऐसा सेंटेंस पूछ रहा है जो आपको मान लीजिए पहली नजर में समझ में नहीं आ रहा है। कोई ऐसा विचार पूछ रहा है जो आपको पहली नजर में समझ में नहीं आया, तो आप वही लिख दीजिए, आप जानते हैं मैं क्यों कर रहा हूं। अब ये देखिए, ये प्रश्न है, अच्छा प्रश्न की ईयर ही नहीं लिखा आपने, शायद 2016 का है। किसने कहा है कि मैं और मेरे सहमानों कैसे व्यवहार करेंगे यदि हम स्वयं को प्राकृतिक अवस्था में पाते हैं, और हमारा यह व्यवहार सहज पूर्व अनुकूलता के विषय में क्या कहेगा? किस ईयर का है? देखिए जरा, मैं क्यों कह रहा हूं। अगर आपको हॉब्स के शब्दों की समझ है तो एग्जामिनर 500 सवाल इससे बना दे, हमारे पास उत्तर होगा। अगर हमने रटा हुआ है तो जैसे शब्द घूमेंगे हम अनुत्तरित हो जाएंगे।
और आप याद रखिएगा, हम बार बार कहते हैं जीएस में, आप देखिए रटने से आपको कहीं काम नहीं चलेगा, रटने से काम नहीं, आपके विषय की समझ होनी चाहिए। जीएस हो, विषय हो, एप्लीकेशन आपको आना चाहिए। अब मान लीजिए कि अब शब्द थोड़ा सा ऐसा कर दिया, आपको लगा कि, अब देखिए आपको इंग्लिश में पढ़ के बता रहे हैं, 2016 का सवाल है। हाँ, हाउ वुड एंड माई फेलो ह्यूमन बींग बिहेव इफ वी वेयर टू फाइंड आवर सेल्फ इन ए स्टेट ऑफ नेचर एंड व्हाट डज दिस बिहेवियर टेल्स अस अबाउट आवर इनेट प्री डिस्पोजन्स। अच्छा, इनेट प्री डिस्पोजिशंस का मतलब क्या होता है? इनेट प्री डिस्पोजन्स, इनेट प्री डिस्पोजिशंस का मतलब क्या होता है? इनेट का मतलब जन्मजात, प्री डिस्पोजिशंस का मतलब है कुछ चीजें हमें जन्मजात हैं, कुछ परिस्थितियां, कुछ अनुकूलता। अब एक की टर्म आप देखा होगा, प्राकृतिक अवस्था। अब बताइए, सीधी सी बात है, हॉब्स पूछना चाह रहा है, दिल्ली में आपको छोड़ दिया जाए और यहाँ राज्य सरकार कुछ भी न हो, तो आप क्या चाहेंगे? दिल्ली में आपको छोड़ दिया जाए, यही तो प्राकृतिक अवस्था है। मैं दिल्ली को ही प्राकृतिक अवस्था बना सकता हूं, तो प्राकृतिक अवस्था हिस्टोरिकल है या हाइपोथेटिकल है? हाइपोथेटिकल है। तो वो तो हम यहाँ ही बना सकते हैं कि मैं दिल्ली में आपको छोड़ दूं और राज्य सरकार, न्यायालय सब कुछ हटा लूं, पुलिस नहीं रहेगी। क्या करेंगे अब? क्या करेंगे? क्या करेंगे? जान को बचाने की कोशिश करेंगे। पहली समस्या क्या होगी? जान को बचाना है, तो जान को बचाना है, चूंकि आप स्वार्थी भी हैं, ऐसा हॉब्स ने कहा। जान को बचाना है, ज्यादा से ज्यादा चीजें आप अर्जित करना चाहेंगे, आपका व्यवहार रहेगा और सब लोग यही करेंगे, तो फिर दिमाग क्या कहेगा, रीजन क्या कहेगा? या राज्य सरकार बना लो। राज्य सरकार बना लिया है, समझौता कर लिया, एक शक्तिशाली राजा हो गया और जीवन बचा रहेगा, सब कुछ हो गया। यही उत्तर है इसका। दो ही प्री डिस्पोजेंस, इनेट, इनेट का मतलब है जो पैदाइशी है। जीवन बचाने की इच्छा पैदाइशी है या कहीं सीखा है? जीवन बचाने की इच्छा पैदाइशी है। और जीवन कैसा प्यारा होता है, मैं आपके सामने एक बार ऐसे कर दूंगा, हाथ थोड़ा दूंगा, पलके तुरंत झपक जाएंगे, पलके तुरंत रिएक्ट करेंगे। अचानक आपके सामने वाहन आ जाए, पैर तुरंत रुक जाता है। दैट इज इनेट प्री डिस्पोजिशंस। अब एक शब्द नया कर दिया, आप घूम गए। लिखना वही है जो आप जानते हैं, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, बस की टर्म आप याद रखिए। इसीलिए मुझे फिलोसफर का उत्तर लिखना सबसे आसान लगता है। क्यों? अब देखिए, कश्मीर बट गया, 370 की पोजीशन चेंज हो गई। पॉलिटी में तुम अब हॉब्स ने जो कह दिया वो कह दिया, 370 रहे 371 आ जाए, बरसात रहे, आंधी रहे, तूफान आ जाए, क्या फर्क पड़ता है? इसी के बाद थिंकर को समझ लीजिएगा, कहीं भी आए बस वही छाप दीजिए। सही कर रहा हूं, मजाक कर रहा हूं मैं? सही कह रहा हूं। अब भाई पॉलिटी और आईआर तो डायनेमिक होते हैं। जीएस का, जीएस में कुछ पार्ट तो डायनेमिक हो, जीएस का तो पूरा पार्ट ही डायनेमिक है, चारों। जीएस में तो हर चीज बदल रही है, लेकिन यहां पे आपको कुछ बेसिक टर्म आपको याद होना चाहिए, ये लिख लेंगे, फिर वही है। आप जितने सवाल बताइए, अगर अच्छा आपको लगेगा कुछ, आप कहेंगे हाँ हाँ हमें हमसे पूछे समस्या, आप कैसे बताया जा रहा है? नहीं तो ऐसा हो सकता है, एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, बस याद रखिए हमने कितनी बार विषय पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है, तभी तो ऐसा है। ऐसे तो मेरे पास कोई फार्मूला है, ये मेरे पास, मैं पॉलिटिकल साइंस जानते हुए पैदा हुआ था। दैट इज नॉट इनेट प्री डिस्पोजिशंस। मैंने इतनी बार पढ़ा है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपको याद दिला देंगे, हमारे यहाँ नीतू थी, नीतू ने बीएससी करके, नीतू हमारे एक ऐसी स्टूडेंट जो 22 साल में आईएएस बनी थी। 22 साल में आईएएस बनना हिंदी मीडियम में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, किसी भी मीडियम में। लेकिन आपको हम बता दें कि नीतू से जितना मेहनत, देखिए राहुल ने उतनी मेहनत नहीं की जितनी नीतू ने की। अलग अलग लोग होते हैं, राहुल वेरी शार्प, मैनेजमेंट उनका बहुत तगड़ा था। नीतू ने कम से कम 100 बार कोई उत्तर लिखा होगा, 100 बार। रियली मानिए, इतने लोगों ने हार्डवर्क किए हैं तब परिणाम आता है। ऐसा थोड़े कि एक बार लिखा था, सर लिखना नहीं आ रहा है, लिखना मैं, मेरे पास कोई दवाई है मैं दे दूंगा। अरे क्या दवाई है यार, यू डोंट टेक इट अदरवाइज। लेकिन फार्मूला यही है, लिखना नहीं आ रहा है, लिख के रहूंगा,
रहूंगी, ये फॉर्मूला है। सर लिखना नहीं हो रहा, एक बार पढ़ा लिखना नहीं आ रहा, अजीब सी बात है। एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, बार कमिटमेंट होना चाहिए दोस्तों, हार्ड कमिटमेंट। इसे जो सफल हो जाता है आपको लगता है बड़ा विलक्षण है, ऐसा नहीं है। आप भी उसमें, आप में सारी क्वालिटी है, बस थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। शॉर्टकट होता नहीं किसी चीज का होता है। सब एक बार, दो बार, तीन बार मेहनत तो करिए। अच्छा मान लीजिए कई बार हम किसी को पर्सनल लेते हैं, मान लीजिए किसी ने हमसे ऐसा कहा हो तो मैं सोची कि मैं उसको टारगेट कर कह रहा हूं, ना ना ना, मतलब ऐसा नहीं है। तो सामान्य ह्यूमन टेंडेंसी हम बोलते हैं राखी की छुट्टी कब से कब तक, ओ माय गॉड, राखी छुट्टी कब से कब तक है। मतलब इससे इनसे भी आपको सीखने की आवश्यकता है। प्रश्न लिखने कोई चिंता नहीं है। ऐसा व्यक्ति मुझे चाहिए जो इतना रिलैक्स हो दोस्तों की। अच्छा ये भी टेंडेंसी बहुत जरूरी, बिना वजह कुछ लोग सोचिए आफत ले, प्रश्न लिख नहीं पा रहे, ये देखो, अरे लिख लेंगे। लाइफ इज नॉट वॉर, डोंट टेक इट इजीली। तो आपको बता दें राखी कोई छुट्टी नहीं हुई। 15 अगस्त के दिन राखी पड़ रही तो 15 अगस्त कंपल्सरी हॉलीडे होता है, 15 अगस्त बंद है, कोई छुट्टी नहीं है राखी की। कब से कब तक? ये सवाल तो केवल होली पे और दीपावली पे पूछा, कब से कब तक, मतलब ये तो आज तक ये सवाल पूछा ही नहीं। ये दोस्तों मुझे खुश कर देने वाला सवाल पहली बार मिला है। अगला लिखिए सवाल, अगला लिखिए। अब किसी के पास क्वेश्चन पेपर है, जरा दीजिए। अच्छा स्वतंत्रता लिखिए। स्वतंत्रता या स्वाधीनता का तात्पर्य है, ये 1999 का सवाल है, 99 का सवाल है कि स्वतंत्रता या स्वाधीनता का तात्पर्य है गति के बाह्य अवरोधकों में विरोध का अभाव। स्वतंत्रता या स्वाधीनता का तात्पर्य है गति के बाहरी अवरोधकों में विरोध का अभाव। लिबर्टी और फ्रीडम signifies properly the absence of opposition in external impediments of the motion. Absence of opposition in external impediment of the motion. स्वतंत्रता या स्वाधीनता का तात्पर्य गति के बाह्य अवरोधकों में विरोध का भाव है। 99। अच्छा कुछ लोगों के दिमाग में ये भी सवाल होगा या जो प्रीवियस ईयर पूछे गए सवाल उनके हल करने क्या फायदा है, क्योंकि याद रखिए हॉब्स के मूलभूत शब्द तो वही रहेंगे, एग्जामिनर शब्द ही तो बदलेगा। इसलिए कि जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हम एक बार फिर से हॉब्स को रिपीट कर रहे हैं, तो सबका फायदा होगा। इसी प्रीवियस ईयर के भी प्रश्न सॉल्व करिए और आप कहेंगे मैं इसी को चेंज करके आपको 2-4 सवाल लिखवा दूंगा। अब आप देखिए, बताइए इसका प्रश्न का क्या उत्तर लिखेंगे? क्या मतलब है इसका? पहला है लिबर्टी और फ्रीडम, पहला है लिबर्टी और फ्रीडम, absence of opposition in the external impediments of the motion. Absence of opposition। और मोशन की बात तो विरोध का भाव। Absence of opposition का मतलब विरोध का भाव। Absence of opposition कैसा होना चाहिए? एक्सटर्नल। स्वतंत्रता का मतलब है लिबर्टी, फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता, अब्सेंस का मतलब विरोध का भाव। और विरोध कैसा है? बाहरी। अब बताइए कैसा, मतलब कि लिबर्टी को उसने क्या कहा?
साइलेंस ऑफ लॉ इज लिबर्टी। तो हॉब्स में जब भी शुरू करना हो तो हॉब्स ने आजादी की बात कही, और इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन आप कोई भी किसी स्कॉलर को कोट करके भी आप लिख सकते हैं कि मान लीजिए स्वतंत्रता का विचार है, तो आप लिख देंगे कि हॉब्स का चिंतन एक तरफ पूर्ण शक्तिशाली राजा का समर्थक है, तो दूसरी तरफ उसने व्यक्ति की स्वतंत्रता का भी जोरदार समर्थन किया है। इसलिए सेबाइन ने कहा कि वो व्यक्तिवादी की तरह आरंभ करता है। ही बिगिंस लाइक एन इंडिविजुअलिस्ट, एब्सोल्यूट मोनार्क एंड इंडिविजुअल फ्रीडम बोथ लाइज इन थॉट ऑफ हॉब्स। ऐसा इंट्रोडक्शन लिख दीजिए। या कभी और करना शुरू हो तो फिजिक्स, फिर वही फिजिक्स वाली बात, ज्यामिति की वही बात हम रिपीट बार बार नहीं करना चाहते। अदरवाइज इंट्रोडक्शन तो आप लिख ही सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग आर जस्ट लाइक एटम्स, मानो एटम की तरह है जो लगातार गति कर रहा है। ये बात उसने फिजिक्स से सीखी। एंड हाउ ही ड्रॉन द ह्यूमन बिहेवियर दैट इज फ्रॉम ज्योमेट्री, ये बात उसने सीख ली। तो लिबर्टी फ्रीडम को एक लाइन में परिभाषित कर दीजिए कि स्वतंत्रता क्या है? अब्सेंस ऑफ, सॉरी, साइलेंस ऑफ लॉ। स्वतंत्रता का मतलब है विधि का मौन रहना। इसका सीधा सा मतलब है विधि के बिना। और विधि कहां रहेगी? राज्य के अंतर्गत। राज्य के अंतर्गत विधि रहेगी। उसका राज्य कैसा है? एब्सोल्यूट मोनार्क, एब्सोल्यूट गवर्नमेंट और एब्सोल्यूट निरंकुश राजा का समर्थक है, शक्तिशाली राजा का समर्थक है, वही तो लॉ रहेगा। तो उसने कहा साइलेंस ऑफ लॉ इज लिबर्टी। लॉ रहेगा। तो अब ये आपने बता दिया कि लॉ कैसे रहेगा और किस तरीके से लिबर्टी मिलेगी, पहला। दूसरा, अब्सेंस ऑफ अपोजिशन, बाहरी विरोध। तो बाहरी विरोध का मतलब है कि मैं किंग से कैम की तरफ जा रहा हूं और दूसरा कोई व्यक्ति बाइक लेके मेरे रास्ते में खड़ा हो जाए, ये क्या है? एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट्स। आप याद रखिए, एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट राजा नहीं है। राजा है तो राज्य है तो लॉ है। अगर आप देखेंगे एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट का मतलब है पुलिस हट जाए, पुलिस के हटने का मतलब है अराजकता होगी। इसलिए हॉब्स की स्वतंत्रता अराजकता में संभव नहीं है। इसलिए उसने क्या कहा? अब साइलेंस ऑफ लॉ, नॉट अब्सेंस ऑफ लॉ। तो अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट्स, यानी बाहरी, उसके गति का मतलब उसने फिजिक्स का प्रयोग कर रहा है, वैसे मोशन के शब्द का प्रयोग कर दिया। आप भी तो गति करते हैं, आप भी तो गति करते हैं। तो एक्स गति कर रहा है, उसका पड़ोसी वाई है, उसको रोक दे, बाहरी विरोध होगा नहीं होगा? आप क्लास में आना चाहते हैं, पड़ोसी आपको रोक दे, दैट इज एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट इन द मोशन। आप क्लास के बाद समोसा खाने जाना चाहते हैं, दूसरा कोई आपको कहे, मना कर दे कि ना क्लास के बाद समोसा नहीं खाना है, एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट। इसलिए हॉब्स ने क्या कहा? स्वतंत्रता का मतलब क्या है? अपनी इच्छा के अनुसार काम करना, बशर्ते राज्य सरकार रहेगी। इसलिए व्यक्ति किस लिए स्वतंत्र है? अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए। व्यक्ति किसके लिए स्वतंत्र है? अपनी प्रॉपर्टी रखने के लिए। यहां पे व्यक्ति के धार्मिक मामलों में राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, प्रॉपर्टी के मामले में राज्य का हस्तक्षेप नहीं है, पड़ोसी का भी हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा, पड़ोसी का भी हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा। तो आप तीन पार्ट में लिख सकते हैं। पहला, स्वतंत्रता कहां मिलेगी, बाहरी हस्तक्षेप कहां है, और लास्ट में आप लिख देंगे इसलिए अगर राज्य न हो, सरकार न हो, संविधान न हो, तो हम स्वतंत्रता की कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिबर्टी एंड लाइसेंस। लाइसेंस का मतलब जो मर्जी हो काम करना, लिबर्टी का मतलब है विधि में काम करना। हाँ, ये बात अपने निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि वुहान ने इसलिए कहा है। अब सवाल है कि स्वतंत्रता मिलेगी शक्तिशाली राजा में, तो आज के हिसाब से थोड़ा बात विरोधाभासी है। आज माना जाता है स्वतंत्रता संविधान और संविधानवाद से मिलती है, शक्तिशाली राजा से नहीं। आज का विचार ऐसा है। आज का विचार तो एक फंडामेंटल से सीमित शासन है, लेकिन हॉब्स का चिंतन थोड़ा यहाँ पैराडॉक्सिकल तो है। तो वाहन की बात को लिख के आप खत्म कर सकते हैं
इसलिए वाहन ने कहा कि एक तरफ उसके विचार में कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, यानी आजादी शक्तिशाली राजा के अंतर्गत मिलेगी, ये विचार थोड़ा सा विरोधाभास पैदा करने वाला है, लेकिन उसने कहा है यही तो है। अब खास तौर पे देखेंगे, जो बात हमने कल रिपीट की थी वही तो रिपीट कर रहे हैं कि भाई उसका थॉट तो यही है, कोई भी सवाल आप पूछेंगे थॉट इसी गिर्द गिर्द आ जाएगा, थॉट तो इसी गिर्द गिर्द। अब आपको लिखने का तरीका आपको बता दें, कोई प्रश्न आ जाए, 2 लाइन मानव स्वभाव के बारे में लिख ही दीजिए, 2 लाइन राज्य के बारे में लिख दीजिए, और 2 लाइन जो इधर उधर पूछ रहा है उसको उसके उत्तर बना लीजिए। अगर आपको कभी प्रॉब्लम आ जाए तो ये सब तरीके हैं। मान ली कोई सेंटेंस आ जाए, आपको लगता है कि यार समझ में कम आ रहा है, तो किसके बारे में पूछेगा? हॉब्स का पूरा चिंतन ही है व्यक्ति के बारे में, राज्य के बारे में, और कहीं कहीं समझौता कर चीजें बना लिया, तो उसी में 2 लाइन लिख के निकल जाइए। एक क्लू है। अब याद रखिए, स्वतंत्रता आपको दिख गया तो बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है सब। अगर बाकी नहीं समझ आ रहा है, गति, अवरोधक, बस स्वतंत्रता दिख गया, छेप दीजिए, बाकी सब चीज चल जाएगा उसे में। सुंदर बारे में जानते हैं, लिख दीजिए, खत्म हो जाएगा, घबराने की जरूरत ही नहीं। लेकिन हाँ, अच्छे से पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियरिटी होती जाएगी। तो चूंकि फिजिक्स का विद्यार्थी था, वो तो बार बार ही सब चीज, मतलब स्टूडेंट तो नहीं था लेकिन यूज उसको करता था। फिर अगला हो जाएगा, फिर लिखवाने की आवश्यकता तो नहीं, क्योंकि यही सब लिखवा दिया है मैंने। तो आपको जो कहेंगे मैं बता दे रहा हूं। हॉब्स के चिंतन में यदि राजा व्यक्ति को अपना जीवन खत्म करने का आदेश दे तो क्या व्यक्ति समझौता तोड़ सकता है? अब यही उसके उत्तर में बड़ी समस्या है। कहता तो है हाँ, लेकिन हाँ भी कहता है, फिर ना भी करता है। कहता है समझौता तोड़ तो सकता है, लेकिन उसको तोड़ना ऐसा होगा जैसे अपने हाथ से ही अपने आप को पीटना। इसलिए कहा जाता है कि हॉब्स के चिंतन में थोड़ा सा विरोधाभास तो ही है। अच्छा, किसी ने दिवाली की छुट्टी की बात कही यार, दिवाली की छुट्टी है कोई तो बता दीजिएगा। अच्छा, मैं ऑफिस से एक बार संपर्क को बता दूंगा। क्या लिखा आपने? अब हो गया सवाल? हो गया सवाल आपका? अगर 1-2 सवाल आप लिखना चाहते हो, देखिए मैं शब्द को इधर उधर करके फिर लिखवा दो, आप लिख लीजिए 1-2 सवाल। हॉब्स में अगर आप लिखना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता होगा यार ये तो प्रीवियस ईयर का पेपर हमने सॉल्व कर लिया, तो आप जितना चाहे उतना मैं सवाल लिखवा दूंगा, आप उसको ट्राई करिए, लिख लीजिए। अच्छा, मैकियावेली का एक सवाल मैं आपको बता दूं, कई लोगों ने लिख के दिखा है, कई लोगों ने लिख के दिखा है कि मैकियावेली के मानव स्वभाव के बारे में जो अनुभविक पद्धति है वो राजनीति विज्ञान के विकास के एक महत्वपूर्ण चरण को प्रदर्शित करती है। तो महत्वपूर्ण चरण का मतलब है यूनानी युग से जो आधुनिक युग का लगाव है वो महत्वपूर्ण चरण है। तो व्हाट इज अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन? तो सेकुलरिज्म, पावर पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी, ये सब चीज आपको लिखनी है कि जो मैकियावेली स्टेट क्राफ्ट जो पहले नहीं लिखा गया था। सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस का मतलब ये नहीं कि आपको आज की बातें लिखनी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैकियावेली एंड ग्रीक एज। मैकियावेली मध्यकाल से अलग कैसे है, ग्रीक एज से अलग है, दैट इज सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन पॉलिटिकल साइंस। ये बात आपको लिखनी है। 1-2 प्रश्न आप लिख लीजिए। मैकियावेली, सॉरी, हॉब्स। हॉब्स का समूचा विचार। किसी ने कहा बकरीद की छुट्टी होगी? हाँ होगी। अब छुट्टी की चिंता मत करिए, छुट्टी हो जाएगी। सब हॉब्स ने अल्पसंख्यकों का सम्मान नहीं किया था, हम करेंगे। तो अब लेकिन छुट्टी की नहीं, पढ़ाई क्या सोचिए यार आप लोग। क्या लिखा आपने? हॉब्स का समूचा विचार
एक शक्तिशाली राजा के इर्द गिर्द घूमता है। टिप्पणी कीजिए। द एंटायर हॉब्सियन थॉट रिवॉल्व्स अराउंड एब्सोल्यूट किंग। कमेंट। हॉब्स का समूचा विचार एक शक्तिशाली राजा के इर्द गिर्द घूमता है। टिप्पणी कीजिए। अब देखिए, आपको देखिए कि प्रश्न कैसे लिखे, कहाँ गलतियां होती हैं। जैसे शक्तिशाली राजा के इर्द गिर्द घूमता है तो आप बता देंगे कि एक दो की टर्म याद रखेंगे कि राजा मृत्यलोक का ईश्वर है, वो संप्रभु है। बोडिन को कंपेयर कर देंगे, भाई नहीं पूछा गया है। जितना ज्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे उतनी ज्यादा स्कोरिंग एग्जामिनर पर अच्छा इम्पैक्ट होगा। कोशिश करिए जब भी राजा की बात आए तो उसने चर्च को नीचे कर दिया, कार्यपालिका की शक्ति, तो देयरफॉर हॉब्स इज एब्सोल्यूट पावर। इतनी बात लिखेंगे तो उत्तर पूरा नहीं माना जाएगा। बाद में बात जरूर लिखिए, इस शक्तिशाली राजा के द्वारा उसने व्यक्ति के जीवन को बचाने का प्रयास किया। तो सेबाइन की बात, वाहन की बात लेकर आइए। प्रीवियस ईयर में एक बार पूछा गया था, क्या हॉब्स के विचार में व्यक्तिवाद है? अगर व्यक्तिवाद की बात तक आप रुक गए तो एग्जामिनर समझ लेगा कि नहीं, आपको पूरी बात नहीं पता है। हॉब्स के विचार में व्यक्तिवाद को लास्ट में जरूर जोड़िए। उसने इसके लिए एक परिकल्पना की, भौतिक ज्यामिति का प्रयोग किया और व्यक्ति की रक्षा के लिए शक्तिशाली राजा का विचार दिया। ये पूरा उत्तर माना जाएगा। इसलिए हर उत्तर आपका एनालिटिकल होना चाहिए। जो बात दिख रही है उसका उत्तर दीजिए, लेकिन जो बात उसमें इनहेरेंट है उसका भी आंसर एग्जामिनर आपसे अपेक्षा चाहता है। ये बात देखने में ध्यान देते। कई बार बस हाँ, उसका अनुपात कम होना चाहिए। अब यानी जो एकदम एग्जैक्टली लिखेगा, एकदम टू द पॉइंट वही लिख दिया, दैट इज इन्फॉर्मेटिव नॉट एनालिटिकल। एनालिटिकल का मतलब है कि हॉब्स के विचार में व्यक्तिवाद, तो क्यों व्यक्तिवादी है वो, क्या समस्या है, कैसे व्यक्तिवाद को सिद्ध किया, उसका साधन क्या था, दैट इज एनालिसिस। तो शॉर्ट नोट का मतलब है कि हर पार्ट आपका क्यों कैसे के फॉर्म में होना चाहिए, दैट इज एनालिटिकल। अगला प्रश्न आप लिखिए। हॉब्स का राज्य। हॉब्स का राज्य एक यंत्र है। हॉब्स का राज्य एक यंत्र है और इससे भी बढ़कर एक उपयोगी संस्था है। हॉब्सियन स्टेट इज अ मैकेनिस्टिक स्टेट and moreover it is an utilitarian institution। हॉब्स का राज्य एक यंत्र है और इससे बढ़कर एक उपयोगी संस्था है। तो हॉब्स का राज्य उपयोगी क्यों है? एक बात आपको याद दिलाते हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि हॉब्स के चिंतन में उपयोगितावाद भी हम आगे बता देंगे आपको। आप याद रखिए, एसी उपयोगी है या नहीं है? क्यों? वाई एसी इज यूटिलिटेरियन, क्योंकि एसी से आपको अच्छा लग रहा है, सुख मिल रहा है। यानी याद रखिए, व्हाट इज यूटिलिटी? ऐसी कोई चीज जो आपके सुख को बढ़ाए, दैट इज यूटिलिटेरियन। और ऐसी कोई भी चीज जो आपके दुख को बढ़ाए, वो उपयोगितावादी नहीं है। तो हॉब्स ने क्या किया? राज्य उपयोगी क्यों है? व्यक्ति के जीवन को बचाने में सहायक है। राज्य कोई नैतिक नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, बट इट इज ए यूटिलिटेरियन, एक उपयोगी संस्था है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन की रक्षा में सहायक है, व्यवस्था को बनाए रखती है और व्यक्ति की जीवन की रक्षा, बिकॉज इंडिविजुअल रेशनल, व्यक्ति अपनी इच्छाएं तभी पूरा कर पाएगा जब उसका जीवन रहेगा। इसलिए इसने राज्य बनाया। तो एक बात यांत्रिक, अब यूनानी से कंपेयर कर दिए कि राज्य निर्मित संस्था है, राज्य निर्मित संस्था है। अब मैं एक प्रश्न आपको ऐसा बता दूं, मैं शब्द जाल क्रिएट कर दूं, प्रश्न उत्तर बड़ा सामान्य है। अब लिखिए, मैं बड़ा भारी भरकम शब्द जाल क्रिएट कर दूं, लिखना सामान्य है आपको। लिखिए, बताओ। आगे बताएंगे, आगे बताएंगे।
प्रश्न, अगला प्रश्न है, मानव द्वारा निर्मित। अब देखिए मैं कैसे शब्दजाल क्रिएट करता हूं। प्रश्न बड़ा सामान्य होता है और एग्जामिनर कई बार यही करता है कि मानव द्वारा निर्मित कुछ भी शाश्वत नहीं है, नथिंग इज परमानेंट एंड इटर्नल विच इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग। मानव द्वारा निर्मित कुछ भी शाश्वत और स्थायी नहीं है, परंतु व्यक्ति में विवेक है, व्यक्ति में विवेक है जिसका वह दावा करता है। रीजन लाइज इन इंडिविजुअल which is claimed by himself or herself। व्यक्ति में विवेक है जो उसका दावा करता है, यदि वह इस विवेक का प्रयोग करे यदि वह इस विवेक का प्रयोग करे तो वह मानवीय समाज को सुरक्षा प्रदान कर सकता है। यदि वह विवेक का प्रयोग करे तो मानवीय समाज को सुरक्षा प्रदान कर सकता है। If he utilize his reason, then society can be secured। क्या लिखेंगे? अब देखेंगे, सीधी सी बात है, हमने क्या क्या शब्दजाल घुमा दिया। मानव द्वारा निर्मित कुछ भी परमानेंट नहीं है क्योंकि वो भौतिकवादी था। वो मानव भी भौतिक है, राज्य भी भौतिक है, पहला। दूसरा, व्यक्ति में विवेक है तो व्यक्ति जान बचाना चाहेगा, और जान बचाने के लिए आवश्यकता क्यों है? अराजकता हटाना है, सरकारी राज्य बनाना है। उत्तर हो गया। केवल हमने क्या किया है? शब्द जाल पैदा कर दिया। ज्यादा से ज्यादा एग्जामिनर यही करता है। इधर अभी कब देखेंगे? अभी के प्रश्न थिंकर के बहुत ही सिंपल पूछे जाने लगे हैं। आप पिछले 3 साल के थिंकर के सवाल देखिए, 10 साल पीछे जाइए, बहुत बड़ा फर्क आपको दिख जाएगा। और ज्यादा चांसेस है कभी सिंपल ही आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि आजकल थिंकर वाले पार्ट को थोड़ा सा हल्का बना दिया गया है। यूनिवर्सिटीज में ट्रेंड यही चल गया है। इस वजह से लेकिन हम सब एग्जाम्पल आपको बता दे रहे हैं, कितना भारी भरकम शब्द हो जाए उससे विचारक का उत्तर बिल्कुल प्रभावित नहीं होता, बल्कि ज्यादा आसान होता है। तो सारे डायमेंशन प्रश्न में दे रखे गए हैं कि कुछ भी व्यक्ति सब, जबकि जो एक लाइनर सवाल है वो ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि कोई डायमेंशन नहीं है। तो डायमेंशन आप बनाइए, फिर लिखना यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, वही सुरक्षा। इन हौस के चिंतन 3 ही तो बात है, भय है, विवेक है, शक्ति है। इसी तीनों को ला दीजिए। कोई सवाल हो और लिखेंगे? हो गया। और लिखेंगे? लास्ट प्रश्न लिख लीजिए, लास्ट। मानव स्वार्थी है, इंडिविजुअल इज सेल्फिश, ईगोइस्ट। मानव स्वार्थी है, लालची है, वह शक्ति और यश प्राप्त करना चाहता है। इंडिविजुअल इज सेल्फिश, ईगोइस्ट एंड वांट टू गेट ग्लोरी, पावर। वह शक्ति और यश प्राप्त करना चाहता है। जिसके परिणाम स्वरूप समाज में संघर्ष होना स्वाभाविक है, which creates a conflict in society। जिसके परिणाम स्वरूप
समाज में संघर्ष होना स्वाभाविक है। प्राकृतिक विधि का प्रयोग करके by utilizing the natural law, प्राकृतिक विधि का प्रयोग करके इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। As Hobbes, we can solve all these problems through utilizing the natural law. प्राकृतिक विधि का प्रयोग करके इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। बताइए क्या लिखेंगे? प्राकृतिक विधि का मतलब क्या है? विवेक। तो हमने प्राकृतिक विधि को क्या विवेक के बजाय किस शब्द का प्रयोग कर दिया? प्राकृतिक विधि। फिर वही बात आ गई कि समाज में संघर्ष क्यों है? अराजकता है। अराजकता है तो जीवन खतरे में है। जीवन खतरे में किसका है? विवेक का प्रयोग किया जाए और राज्य सरकार बन जाएगी। कुछ भी मैं शब्द जाल क्रिएट कर दूं, उत्तर तो 3 ही पॉइंट में आ जाएगा। बस ये बात ध्यान देनी है। हमेशा लिखने में इशू, अब जैसे मान लीजिए इतना सरल सवाल आ जाए, गलतियां हमेशा सरल सवाल में आती हैं। याद रखिए, क्वेश्चन सरल है, स्कोरिंग इज मोर डिफिकल्ट, क्योंकि सब लिख देंगे। सरल सवाल में लोग रटे हुए लिख देंगे, सरल सवाल में स्कोर करना इट इज क्वाइट टफ। क्यों? एग्जाम्पल आपको बता दें। मान लीजिए आपको इतना सरल सवाल आ जाए, प्राकृतिक अवस्था पे टिप्पणी करिए, तो आप क्या लिखेंगे? कमेंट ओवर द स्टेट ऑफ नेचर। प्राकृतिक अवस्था पर आपको टिप्पणी करने को आ जाए तो क्या लिखेंगे आप? अब देखिए गड़बड़ी क्या होती है। जैसे प्राकृतिक अवस्था पे आ गया तो हमने पूरा लिख दिया, वहां राज्य नहीं था, सरकार नहीं था, संघर्ष की स्थिति थी, प्राकृतिक अवस्था ब्रूटिश थी, नेस्टी यानी अमानवीय थी, बर्बर थी, व्यक्ति का जीवन खतरे में था। हम पूरा इसी बात का विश्लेषण आगे बढ़ाते जाते हैं। इसको केवल एक लाइन में लिख के खत्म करिए। प्राकृतिक अवस्था नहीं थी, 2 लाइन बता दिया कि स्टेट ऑफ नेचर का मतलब क्या है। फिर अब बताइए उसने क्यों ये माना? हाइपोथेटिकल ज्योमेट्री फिजिक्स का प्रयोग करिए, कैसे हाइपोथेसिस माना। तीसरा, प्राकृतिक अवस्था खत्म क्यों किया जाए, रीजन। और चौथा, प्राकृतिक अवस्था खत्म करके बनाया किया जाए शक्तिशाली राज्य। इशूज वही, ये फर्क हो जाता है। तो जो चीजें देखने में बहुत सरल लगती हैं उसका आंसर सरल नहीं होता, और यही गड़बड़ियां लिखने में होती है। इसे आप देखेंगे जीएस में क्या होता है। जीएस में तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, हम कहानी जैसा लिख देते हैं, आर्गुमेंट के बेस पे नहीं लिखते। और शुरू से आपका अध्ययन कैसा होना चाहिए? आर्गुमेंट बेस। न्यूज आपने पढ़ा 5 पॉइंट, हमें मतलब नहीं कि कहानी 370 हटा 5 पॉइंट बता सकते हैं, बताइए, बाकी चीजें हमें नहीं चाहिए। 370 का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ रहा है, समाधान 5 पॉइंट, क्या फर्क पड़ेगा 5 पॉइंट, विदेशी पर क्या पड़ेगा 5 पॉइंट, संविधान में क्या चेंज हुआ। हमें एकदम रेडीमेड चीजें चाहिए। यही हर जगह आपको तरीका काम आएगा। तो लिखने का एक ही तरीका होता है। देखिए, लिखने पढ़ने का एक ही तरीका है, वो जीएस में हो विषय में हो। क्योंकि आपको हम बार बार याद दिलाते हैं कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है पॉलिटिकल साइंस, इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितने तार्किक हैं, कितने बढ़िया तरीके से सोचते हैं। ऐसे आदमी की आवश्यकता है। ऑप्शनल तक बहाना है, ऑप्शनल साइंस टेक इकोनॉमी, आपसे ये एग्जामिनर चाहता है नहीं। अगला बढ़े, फिर लॉग। हॉब्स भी इंग्लैंड का है, लॉग भी इंग्लैंड का है, तो कंडीशन तो एक ही जैसी है, बस फर्क एक है। बस फर्क एक है कि हॉब्स जीवन में बड़ा डरा हुआ था, कंडीशन इंग्लैंड की एक ही है, राजा। और जब लॉग भी लिख रहा है तो कंडीशन इज सेम, एग्जैक्टली सेम व्हाट वाज ड्यूरिंग हॉब्स। और ये लॉग कब पैदा हुआ था? क्या क्या? हॉब्स व्यक्तिवादी था, रूढ़िवादी हॉब्स हो ही नहीं सकता। जो फिजिक्स और ज्योमेट्री की बात कर रहा है वो कभी कंजर्वेटिव कैसे हो सकता है?
लॉजिकल है? रिमेंबर, कुछ चीजें लॉजिकल है। अरे भाई, जो फिजिक्स और ज्योमेट्री धर्म को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता, रूढ़िवादी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता उसका। अभी तार्किक चीजें हैं। 1632 704 तो 17वीं शताब्दी का इंग्लिश फिलोसफर, इसका यही पीरियड था उसका। सिक्सटीन 1704 आप देखेंगे हॉब्स की बिल्कुल कंडीशन थी कि इंग्लैंड में सिविल वॉर, कि इंग्लैंड में सिविल वॉर चल रहा था, राजा और संसद की शक्तियों के बीच संघर्ष चल रहा था, और साइंटिफिक रेवोल्यूशन तो पहले से था। इंग्लैंड की कंडीशन बिल्कुल वही थी। तो अगर हम कंडीशन की बात करते हैं तो पहला कि देयर वाज अ कंडीशन लाइक सिविल वॉर इन इंग्लैंड, जहां राजा और पार्लियामेंट के बीच शक्तियों का संघर्ष चल रहा था, वेयर एब्सोल्यूट मोनार्क एंड पार्लियामेंट वेयर द फाइटिंग विथ ईच अदर। और यही कंडीशन तो हॉब्स की भी थी। दूसरी बात आप देखेंगे, इंग्लैंड में एक और प्रॉब्लम थी। जैसे धर्म सुधार आंदोलन आया, उसमें एक तरफ थे कैथोलिक और दूसरी तरफ थे प्रोटेस्टेंट। ईसाई धर्म की दो ब्रांचेस हो गई, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। इनके बीच भी कॉन्फ्लिक्ट आते थे। और समस्या तब आती थी जब, अब मान लीजिए किंग, राजा कैथोलिक हो जाए, तो राजा कैथोलिक हो जाए तो ये अपेक्षा करता था जनता भी कैथोलिक हो जाए। इंग्लैंड में रिफॉर्मेशन के परिणाम स्वरूप प्रोटेस्टेंट का मतलब है ईसाई धर्म की दो ब्रांचेस हैं, जिन्होंने, प्रोटेस्टेंट का मतलब है एक तरीके से ईसाई धर्म का ज्यादा उदारवादी रूप, मोर मॉडर्न एंड लिबरल वैरायटी ऑफ क्रिश्चियनिटी, जिन्होंने प्रोटेस्टेंट की, कैथोलिक की धार्मिक रूढ़ियों और इनकी मान्यताओं पर हमला किया। कि कैथोलिक्स वेर अपोजिंग द बिजनेस, कॉमर्स, ये कहा करते थे कि ईश्वर की प्राप्त सब करे। तो समस्या थी कि ये कहा करते थे तो ठीक बात थी, लेकिन ये कहा करते थे जिस धर्म का राजा होगा उसी धर्म की प्रजा होगी। द रिलीजन ऑफ किंग एंड सब्जेक्ट शुड बी सेम। और जब प्रोटेस्टेंट राजा हो गया तो जनता क्या हो जाए? प्रोटेस्टेंट। अजीब सी बात देखने में लगती है। यानी ये कैसे संभव है? शासक का धर्म ही प्रजा का धर्म हो जाए, ये कैसे संभव है? द फेथ ऑफ सब्जेक्ट शुड बी लाइक द फेथ ऑफ रूलर, दैट इज वेरी ऑब्जेक्शनेबल इन प्राइमा फेसी। पहली नजर में तो बात बड़ी आपत्तिजनक लगती है, और लॉक के समय ऐसा था। लेकिन खास बात आप देखेंगे, लॉक ने फिजिक्स का प्रयोग नहीं किया, ज्योमेट्री का प्रयोग नहीं किया, और इसीलिए लॉक को कहते हैं अ फिलोसोफर ऑफ कॉमन सेंस। लॉक के चिंतन में वो फिजिक्स नहीं है जैसा कि हॉब्स ने पैदा कर दिया, फिजिक्स, ज्योमेट्री, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो फिलोसोफर ऑफ कॉमन सेंस है। और ये कहा भी जाता है कि इंटरनेशनल रिलेशन में पामर परकिंस के स्कॉलर हैं, और उन्होंने कहा कि यूरोप के अलग अलग लोगों के स्वभाव अलग अलग होते हैं। जैसे फ्रेंच, अब पूरे इतिहास को आप देख के देखें, फ्रेंच में कोई भी परिवर्तन बिना मारपीट के होता ही नहीं। फ्रेंच, अब उसको भारत के किसी प्रांत से कंपेरिजन कर सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बताऊंगा, अदरवाइज पीपल बिकम वेरी इमोशनल कि हमारे राज्य के बारे में ऐसा बोल दिया। हमारे यहाँ भी कई स्टेट ऐसे हैं जहां जब तक लठ नहीं चल जाए मामला हटता नहीं। फ्रांस देख लीजिए, अभी पेट्रोल को लेके लड़ाई झगड़े हो गए। दूसरी बात, इंग्लैंड में कभी भी आपने पूरा इतिहास उठा लीजिए, क्रांति भी हुई तो होले होले। दिस इज ओनली स्टेट, दिस इज ओनली स्टेट। और दोस्तों,
मैं तो जब इंग्लैंड का इतिहास पढ़ता हूं तो मुझे राजेश खन्ना की मूवी याद आ जाती है, दैट वाज इन 1970s। ही वाज सुपरस्टार। जब उनकी फिल्में मैं देखता था, उनकी पूरी फिल्मों में लात घूसा नहीं चलता था। और जब वो उनका खास तौर पर मतलब लड़ाई झगड़े थे ही नहीं, पूरी लव स्टोरी फिल्में चलती थी। और लास्ट में जब उनको हार्ट अटैक आता था, पुष्पा से दवा मांगते थे, पुष्पा दे नहीं पाती थी, उससे उनका हार्ट अटैक हो जाता था। दैट वाज अ मूवी। राजेश खन्ना की मूवी पढ़ लीजिए। दूसरा, लॉक का मिजाज लखनवी अंदाज था, मारवाड़ी। आप किसी मारवाड़ी से मिलिए, ऐसा प्यार से काट लेगा, पता ही नहीं चलेगा। आप याद रखिए, वो सारा काम करा लेगा। और लखनऊ में चले जाइए, लखनऊ में दो लोग आपस में गाली दे रहे हैं तो आप ये नहीं समझ पाएंगे मजाक कर रहा है, गाली दे रहा है। दो लखनवी थे, दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। तो एक ने कहा, देखो मियाँ मुझे गुस्सा मत दिलाओ, नहीं मैं तुम्हारी माँ बहन की शान में गुस्ताखी कर दूंगा। देखो गाली है ये वहां पे। और मारवाड़ी अगर किसी गाली भी देना होता है, मतलब दो लोगों के बीच झगड़ा हो रहा है, दो लोगों के बीच झगड़ा हो रहा है, तो जैसे हम कई बार कहते हैं तुम्हारे बाप की जमीन है, मारवाड़ी ऐसे नहीं कहेगा। मारवाड़ी इस बात को बड़े प्यार से कहेगा। तो मान लीजिए कि दो लोगों के बीच झगड़ा हो रहा है, तो एक व्यक्ति वाई को गाली दे रहा है, तो वाई से पूछे, वाई के पिता का नाम जड है, तो कहेगा देखो भाई ये जड की जमीन नहीं है, बोलेगा बड़े प्यार से, लेकिन बोल उसने वही दिया। इसे इंग्लैंड का पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए। इंग्लैंड में ऐसा दोस्तों कमाल का देश है। कमाल का देश इसलिए है, संविधान नहीं है, फंडामेंटल राइट सबसे ज्यादा है। धर्म के लोग संसद में बैठते हैं, सबसे बड़ा सेकुलर देश है। इससे बड़ा लोकतांत्रिक देश कोई है नहीं, लेकिन महारानी अभी हेड हैं शासन की। मतलब आयरनी, अजूबा देश है दोस्तों। इसलिए अगर इंग्लैंड के लोगों ने पूरी दुनिया पे शासन किया, कॉमन सेंस का बड़ा जबरदस्त था। अच्छा, कॉमन सेंस का पढ़ने लिखने से मतलब नहीं होता। कुछ लोगों में पास जन्मजात बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है, तो हाजिर जवाब होते, तुरंत जवाब देते हैं। और कुछ लोग कहते हैं पहले कहते अच्छा अभी प्रश्न में देख के बताता हूं इसका जवाब क्या होगा। हाजिर इंग्लैंड के लोगों में ऐसा है। इंग्लैंड ने पूरी दुनिया जीत ली। और कहा जाता है लॉक उसी कॉमन सेंस को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हॉब्स को पढ़ी तो ऐसा लगता है हॉब्स ने एकदम कोलाहल मचा दिया, रेडिकल चेंज ऐसा होगा। लॉक ने बड़े प्यार से बातें कही, लेकिन ऐसा विचार दिया जो हॉब्स भी नहीं सोच पाया था। लॉक ने सब कुछ बदल के रख दिया, लेकिन बड़े प्यार से। इसे लॉक का स्टाइल क्या है? रणबीर कपूर का, नाना पाटेकर का नहीं है। हॉब्स का स्टाइल क्या है? नाना पाटेकर का। अभी मैं रणबीर कपूर की फिल्म देख रहा था, जवानी दीवानी, काफी दिन हो गया। तो उसमें लड़ाई हुई तो क्या तकिए से मार, तकिए से लग जाएगा। जब लड़ाई तकिए से होनी है तो लड़ाई है कुछ और है। लॉक इज लाइक कॉमन सेंस, भाई लड़ाई झगड़ा नहीं। और आप याद रखिए लॉक क्या, ही वॉज ग्रेट फिलोसफर। और आपका महत्व तब है, हॉब्स वॉज मास्टर ऑफ फिजिक्स, ज्योमेट्री। लेकिन आज की दुनिया में हॉब्स की प्रासंगिकता नहीं है लॉक की जितनी है। नाउ वी आर लिविंग इन द एज ऑफ लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। 400 सालों बाद पूरी दुनिया में उदारवाद, भूमंडलीकरण का जो पूरा प्रभाव है इन फॉर्म ऑफ न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज, वो सारा विचार लॉक का ही दिया गया है। पहले तो ये विचार केवल यूरोप तक था, अब 1991 में सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन हो गया। उसके बाद तो लिबरल फिलॉसफी इज वन ऑफ द डोमिनेटिंग फिलॉसफी इन द एंटायर वर्ल्ड, जिसका प्रतिपादक कोई और नहीं लॉक था। इसे अब आप याद रखिए, इसे कई बार लॉजिक से भी ज्यादा, तर्क से भी ज्यादा महत्व प्रासंगिकता का होता है कि विच वन इज मोर रिलेवेंट, अनडाउटली लॉक। और लॉक ने बड़े आराम से बातें कही कि आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी, फिजिक्स ज्योमेट्री है ही नहीं है। लॉक ने बड़ी आराम से बात कही। अब आप जानते हैं जो इंग्लैंड में होगा उदारवादी होगा, पहला निशाना उसका कहां पे जाएगा? राजा पे ही। पहला निशाना राजा पे जाएगा। उसने यही काम किया। तो लॉक का चिंतन शुरू कहां से होता है? पहला हेडिंग, पहला हेडिंग राजा की शक्तियों का विरोध, अपोजिशन ऑफ
एब्सोल्यूट मोनार्की। राजा की शक्तियों का विरोध, अपोजिशन ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की। तो पहला पॉइंट, राजा की शक्ति का समर्थन करते हुए राजा की शक्ति का समर्थन करते हुए रॉबर्ट फिल्मर रोट अ बुक पैट्रियार्का। Robert Filmer wrote a book Patriarcha, and he supported the natural power of a king. पैट्रियार्का का शाब्दिक मतलब होता है राजा की प्राकृतिक शक्तियां। दैट इज ए नेचुरल पावर ऑफ अ किंग, राजा की प्राकृतिक शक्तियां। तो रॉबर्ट फिल्मर ने राजा की प्राकृतिक शक्तियों का समर्थन किया। और रॉबर्ट फिल्मर ने प्राकृतिक अधीनता का विचार दिया। प्राकृतिक अधीनता अंडरलाइन। रॉबर्ट फिल्मर propounded the notion of natural subjection. रॉबर्ट फिल्मर propounded the notion of natural subjection. उसने प्राकृतिक अधीनता का विचार दिया। propounded the notion of natural subjection. और प्राकृतिक अधीनता का मतलब क्या है कि प्रजा उसी प्रकार राजा के अधीन है subjects are under the king, just like son is subordinate to his father. जनता राजा के अधीन उसी प्रकार है जिस प्रकार पुत्र पिता के अधीन है। जनता राजा के अधीन वैसे जैसे पुत्र पिता के अधीन है। इट मीन्स पीपल आर इवन सबऑर्डिनेट टू द किंग, जस्ट लाइक अ चाइल्ड इज सबऑर्डिनेट टू हिज फादर। इसका मतलब क्या हो गया? ये राजा है या पूरे समाज का पिता है? समाज का पिता है। और अब देखेंगे बाइबल में ऐसा लिखा भी गया कि एडम को पहला राजा माना गया। इसका मतलब है वो कुल मिला के, इसका मतलब क्या है? राजा की शक्तियों को दैवीय आधार पे बता रहा है, नेचुरल है। अगर सोच के देखिए राजा नेचुरल है, इसका मतलब है किंग इज नॉट मेड, नॉट आर्टिफिशियल, ये तो नेचुरल है। और इसीलिए अगला, इसलिए उसने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वाभाविक रूप में राजा की आज्ञा का पालन करना चाहिए। द कमांड ऑफ किंग इज अ नेचुरल and subjects should obey the command of king naturally। और प्रजा को राजा की आज्ञा का स्वाभाविक रूप में पालन करना चाहिए। अतः उसने राजा की दैवी शक्तियों का समर्थन किया।
Therefore, he supported the divine power of a king. राजा की दैविक शक्तियों का समर्थन किया. He supported the divine power of a king. अब देखिए, इसलिए लॉक के निशाने पर पहला कौन था? रॉबर्ट फिल्मर. लॉक के निशाने पर पहला व्यक्ति रॉबर्ट फिल्मर ही था, लेकिन उसने कैसे इसको आसानी से खत्म किया? तो अगला पॉइंट, लॉक ने अपनी रचना 2 treatises on civil government, में 2 treatises का मतलब 2 पार्ट था. इसका किताब का 2 पार्ट था. 2 treatises on civil government. इसके पहले भाग में रॉबर्ट फिल्मर की जोरदार आलोचना की. He criticized and refuted the thought of Robert Filmer in the first part of that book. उसने इस किताब के पहले भाग में रॉबर्ट फिल्मर की जोरदार आलोचना की. He refuted the idea of Robert Filmer in the first part of that book. तो सवाल है कि आलोचना की कैसे? उसने बेस उसका बताया. क्यों रॉबर्ट फिल्मर की बात को इनकार कर दिया? उसने रॉबर्ट फिल्मर की बात को इनकार किया, लेकिन फिजिक्स वगैरह का प्रयोग करके नहीं, सिंपल सी बात किया उसने. उनका पहला, उसने कहा कि ईश्वर के द्वारा सभी व्यक्तियों को पैदा किया गया है. गॉड इज ए क्रिएटर ऑफ दिस एंटायर यूनिवर्स. ईश्वर के द्वारा सभी व्यक्तियों को पैदा किया गया है, या सभी ईश्वर की समान संतान है, ऐसे सिंपल लिख लें. गॉड इज द क्रिएटर ऑफ दिस एंटायर यूनिवर्स. अब बहुत ध्यान से देखिए, सभी व्यक्ति अगर ईश्वर की समान संतान है, तो कौन बड़ा है और कौन छोटा है? उसने ऐसी बात आगे कह दी. उन्होंने कहा, अगला उसने कहा, इस विश्व में एक ईश्वरीय विधि है. देयर इज a natural law which governs this world. इस विश्व में एक प्राकृतिक विधि है, नेचुरल लॉ, जिसके अनुसार व्यक्ति को जन्मजात अधिकार प्राप्त हैं. जिसके अनुसार व्यक्ति को जन्मजात अधिकार प्राप्त हैं. इंडिविजुअल इज हैविंग सम इनेट राइट, और इंडिविजुअल एंजॉय नेचुरल राइट बाय द बर्थ. व्यक्ति को जन्मजात अधिकार प्राप्त हैं. वो ध्यान से आप देखेंगे शब्दों का कितना महत्व होता है. आपको याद दिला दें, अधिकार की बात पहली बार लॉक ने कही पश्चिमी जगत में. अब पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री को, विचारकों को अरेंज करिए और वर्ल्ड हिस्ट्री का विकास आप देखिए, अपने आप आप समझ जाएंगे कैसे यूरोप में डेमोक्रेसी आती चली गई, कैसे यूरोप में डेमोक्रेसी आ गई. एक बात खास तौर पे आप देखेंगे, लॉक ने कहा कि व्यक्ति को अधिकार है और पैदाइशी है. जब हम अधिकार शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका एक बड़ा व्यापक मतलब होता है. While we are speaking the right, अधिकार का मतलब है जो हम लेकर आए हैं, सरकार ने नहीं दिया है. पहली बात आप याद रखिए.
देयर इज डिफरेंस बिटवीन राइट्स एंड वेलफेयर एंड जस्टिस। वेलफेयर का मतलब है कि मोदी ठीक है वॉशरूम बनवा देंगे, उनकी मर्जी है, लेकिन कल मोदी कहेंगे कि हम ये भी देना चाहते हैं। अगर कल सरकार ये कह दे कि ना हम सरकार हम आपका आंख का निशान लेना चाहते हैं, ये भी लेना चाहते हैं, ये भी, ये सब लेना चाहते हैं, वी आर रेडी टू गिव दैट। अच्छा बताइए, ये स्किन है, लेके पैदा हुए हैं, कहीं से लेके चिपका लिया है? लेके पैदा हुए हैं। एंड व्हाट तिलक सेड दैट फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट, स्वराज इज आवर बर्थ राइट। स्वतंत्रता जन्म सिद्ध अधिकार है, बर्थ राइट। क्या क्या आप लेकर आए हैं? चश्मा नहीं, यहां से बनवाया, टैटू बनवाया, ये नहीं लेके आए हैं, लेकिन स्किन, आंखें, कान, दिल लेके आए हैं, किसी ने दे दिया? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार ध्यान से देखिए दोस्तों, हम टी शर्ट लेके नहीं आए थे, सच बात है, लेकिन कई बार तो इस विवेक का प्रयोग करके हमने टी शर्ट भी खरीद लिया, मोबाइल भी खरीद लिया, और जो अपने सोचने समझने की क्षमता है लेके आए थे और राजा ने दिया। Oh my God, what a wonderful line it is। इसे मैं बार बार कहता हूँ, ह्यूमैनिटीज में इमेजिनेशन की क्षमता तो बहुत होनी चाहिए। जब एक लाइन हो गया, व्यक्ति पैदाइश ही आजाद है। लॉक ने पहली बार कह दी हर व्यक्ति को जन्मजात अधिकार है, तो अब बताइए अधिकार राजा को ही है या हर व्यक्ति को है? बहुत बड़ी बात कह दी। जब हर व्यक्ति को अधिकार है, हर व्यक्ति ईश्वर की समान संतान है, कौन किस पर शासन करेगा? इसलिए लॉ की इस लाइन को क्रांतिकारियों ने पकड़ लिया। लोगों ने कहा, ओह माय गॉड, दैट यूरेका, वी हैव डिस्कवर्ड समथिंग न्यू। और आप याद रखिए, इस लाइन से यूरोप में क्रांतियां शुरू हो गई। लोगों का ना, इस लॉक इज नोन एज ए फिलोसफर ऑफ रेवोल्यूशंस। लॉक इज नोन एज ए फिलोसफर ऑफ रेवोल्यूशन। क्रांतियों का विचार था वो। और क्रांति हुई कहां से? उसी लाइन से, हर व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है, अधिकार लेके पैदा हुआ है। इसे अधिकार राजा ने दिया, ये जन्मजात है। तो बताइए, राजा हमारा अधिकार छीन लेगा? अधिकार छीन लेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। इसलिए राजा पहले कि व्यक्ति पहले, पूरा मामला ही बदल गया। हॉब्स उलझा हुआ था, व्यक्ति भी राजा भी, व्यक्ति भी राजा भी। हॉब्स डिसाइड नहीं कर पाया। लॉक ने कहा मेरी पोजीशन बिल्कुल फिक्स है, पहले व्यक्ति, पहले व्यक्ति। और हर व्यक्ति विवेकशील है, हर व्यक्ति को अधिकार मिला हुआ है, हर व्यक्ति को जन्मजात अधिकार है। और याद रखिए, तो सवाल फिर ये होता है कि उसे पूछा गया कौन किस पे शासन करेगा? फिर तुम ऐसे कह रहे हो हर व्यक्ति पैदा है, तो फिर तो सब बराबर हो गए। तो हाँ, सब बराबर है। तो उसे पूछा गया भाई शासन होगा कैसे? उनका लिखो कैसे होगा। अगला पॉइंट, अगला। उसने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति समान है, ईच एंड एवरीवन इज इक्वल। प्रत्येक व्यक्ति समान है क्योंकि प्राकृतिक अधिकारों के साथ पैदा हुआ है। ईच एंड एवरीवन इज इक्वल बिकॉज he or she is born with natural rights। इसलिए प्राकृतिक अधिकारों के साथ पैदा हुआ है। अतः व्यक्ति पर ईच एंड एवरीवन इज बॉर्न विथ नेचुरल राइट्स। अतः व्यक्ति पर शासन करने का एक ही आधार है, there is only one basis
of the governance are one basis of ruling over the people. व्यक्ति पर शासन का एक ही आधार है, there's only one ground by which we can give command to others. तो व्यक्ति पर शासन करने का एक ही आधार है व्यक्ति की सहमति. व्यक्ति पर शासन करने का एक ही आधार है व्यक्ति की सहमति. व्यक्ति की सहमति अंडरलाइन कंसेंट बाय द पीपल. व्यक्ति की सहमति. ओनली कंसेंट बाय द पीपल इज ओनली बेस ऑन विच अ किंग कैन गिव कमांड टू अस. यानी जिस व्यक्ति ने हमसे सहमति नहीं ली है वो हमारे ऊपर आदेश नहीं दे सकता. आप कहेंगे अच्छा यही विचार तो हॉब्स ने भी कहा था, कंसेंट. नहीं, हॉब्स गड़बड़ हो गया. उससे पूछा गया, लॉक ने कहा है ये जो फिल्मर कह रहा है राजा बड़ा पिता है, राजा पिता है, उनका फिल्मर मूर्ख है. उसने पहला निशाना फिल्मर को बनाया. उसका फिल्मर ना. अगला पॉइंट, उसने फिल्मर की आलोचना करते हुए कहा he criticized filmer. उसने फिल्मर की आलोचना करते हुए कहा कि पिता का व्यक्ति पर जो नियंत्रण होता है, द कंट्रोल ऑफ फादर ओवर सन. पिता का जो व्यक्ति पर नियंत्रण होता है वह इसलिए है कि बच्चा नाबालिग होता है, अबोध होता है. फादर कैन कमांड द सन बिकॉज द चाइल्ड इज नॉट मेच्योर इनफ और ही इज नॉट एडल्ट. पिता का नियंत्रण बच्चे पर इसलिए होता है कि बच्चा अबोध होता है. बच्चा अबोध होता है, वो अपने हितों को नहीं जानता. लेकिन राजा का संबंध प्रजा से इस प्रकार नहीं हो सकता. बट द रिलेशन बिटवीन किंग एंड सब्जेक्ट should not be the same. राजा और पिता का संबंध इस प्रकार नहीं हो सकता. इसका मतलब है राजा को पिता कहना गलत है. मैं सीधी बात कर रहा है. वी कांट से दैट किंग इज लाइक अ फादर. किंग कांट बी अ फादर. वो फादर कभी नहीं हो सकता. आप देखेंगे ईसाई धर्म में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सबको हम फादर ही कहते हैं. जो प्रीस्ट है उसको ही फादर कहते हैं. राजा भी बड़ा फादर कहलाता था. तो लोग ने कहा बिल्कुल नहीं. यानी राजा और जनता के बीच संबंध क्या है? पीपल आर नॉट इमेच्योर, दे आर एडल्ट. अरे बड़े हैं, इसलिए ये कह लो कि पिता जैसे बच्चों को आज्ञा देता है वैसे किंग विल कमांड द सब्जेक्ट. ये नहीं होगा. दोनों की शक्ति बिल्कुल ही अलग अलग है. इसलिए प्राकृतिक सत्ता पिता की है या राजा की है? लॉ के अनुसार प्राकृतिक सत्ता पिता की है, राजा की है? पिता की है. द पावर ऑफ अ फादर इज नेचुरल बट द पावर ऑफ अ किंग इज नॉट नेचुरल. इसे नेचुरल सब्जेक्शन, प्राकृतिक अधीनता. तो हु इज नेचुरली सब्जेक्ट टू? इवन सन इज नेचुरली सब्जेक्ट टू द फादर बट किंग इज सब्जेक्ट्स आर नॉट एट ऑल. और इसलिए सीधी सी बात जब कह दी कि जब राजा का प्रजा पर प्राकृतिक नियंत्रण ही है, प्राकृतिक नियंत्रण नहीं है, तो राजा को रखा जाए या हटा दिया जाए? हटा दिया जाए. और आप याद रखिए ये किताब थी या क्रांति का दस्तावेज. इंग्लैंड को हिला के रख दिया इसने. फ्रांसीसियों ने बात सुन ली और उसी समय राजा के शर्त के खिलाफ प्रदर्शन शुरू. क्योंकि ये कहा जाता है सहमति के सिद्धांत को लोग ने आगे बढ़ा दिया. तो अगला हेडिंग है
अगला हेडिंग है सहमति के सिद्धांत की पूर्णता। द फुलफिलमेंट ऑफ थियरी ऑफ कंसेंट और द कंप्लीटनेस ऑफ थियरी ऑफ कंसेंट, सहमति के सिद्धांत की पूर्णता। द फुलफिलमेंट ऑफ थियरी ऑफ कंसेंट, सहमति के सिद्धांत की पूर्णता कैसे? लॉक ने पहली बार संवैधानिक शासन का विचार दिया। संवैधानिक शासन अंडरलाइन। फर्स्ट टाइम लॉक प्रोपाउंडेड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट अंडरलाइन। पहली बार संवैधानिक शासन का विचार दिया और संसद की शक्तियों का समर्थन किया। He supported the power of parliament. पहली बार संवैधानिक शासन का विचार दिया और संसद की शक्तियों का समर्थन किया। और उसके अनुसार राज्य के निर्माण का मूल उद्देश्य, द बेसिक पर्पस फॉर द क्रिएशन ऑफ स्टेट, राज्य के निर्माण का मूल उद्देश्य व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है। राज्य के निर्माण का मूल उद्देश्य व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है। द बेसिक पर्पस ऑफ स्टेट इज टू प्रोटेक्ट द नेचुरल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। राज्य के निर्माण का मूल उद्देश्य क्या है? व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है। इसलिए उसके विचार में प्राकृतिक अधिकार प्राथमिक है, राज्य द्वितीयक है। Therefore, in Hobbesian thinking, natural rights are more important than the state and government. उसके विचार में प्राकृतिक अधिकार प्राथमिक है, सरकार और राज्य द्वितीयक है। Natural rights are primary and government and state is only a means for protecting the natural rights. यानी सरकार क्या एक साधन है, सरकार माध्यम है। यानी अब आप देखेंगे कि हॉब्स के अगर विचार से कंपेयर हम बाद में कर देंगे, लेकिन आपको आइडिया बता दें, हॉब्स ने हमेशा राज्य को शक्तिशाली बना दिया। लॉक के विचारों में व्यक्ति शक्तिशाली बनता चला गया। और लॉक ने कहा कि संवैधानिक शासन का मतलब, उसने पहली बार कहा कि शासन, यानी पहली बार उसने कहा शासन और सरकार की शक्ति सीमित होनी चाहिए। लॉक ने कहा सरकार की शक्ति सीमित होनी चाहिए, क्योंकि याद रखिए सरकार की शक्ति असीमित होगी तो व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होगी। इसलिए संवैधानिक शासन का मतलब क्या है? संविधान का शासन होगा, तो शासन को सीमित किया जाए या व्यक्ति की आजादी को? और व्यक्ति की आजादी को सीमित किया जाएगा तो निरंकुश शासन होगा, और शासन को सीमित कर दिया जाए तो संवैधानिक शासन होगा। और शासन को सीमित करने के तरीके क्या हैं? पहला संविधान, और दूसरा सरकार के अंगों को विभाजित कर देना, सेपरेशन ऑफ पावर, जो अब जीएस में पढ़ते हैं। क्योंकि याद रखिए पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। शक्ति भ्रष्ट करती है और ज्यादा शक्ति ज्यादा भ्रष्ट करती है। इसे याद रखिए, हमें व्यक्तियों की विवेक में भरोसा नहीं है,
वी कांट बिलीव इन फिलोसफर किंग। हमें ये भरोसा नहीं है कि हम एक बहुत विवेकशाली व्यक्ति को बैठा देंगे तो थोड़ा अच्छा शासन कर लेगा। हमें व्यक्ति पर भरोसा है या लॉ पर? लॉ पर। हमें व्यक्ति पर भरोसा है या संविधान पर? संविधान पर। इसलिए आप याद रखिए, उसने सीमित शासन की बात की, लिमिटेड गवर्नमेंट। लिमिटेड किससे? व्यक्ति के अधिकारों से। लिमिटेड कैसे? सेपरेशन ऑफ पावर से। अगर हम इस बात को कहें कि सीमित शासन का मतलब क्या होता है, व्हाई लिमिटेड? अब देखिए, एक ही चीज का कितना बड़ा मतलब होता है। अब जैसे आप व्याख्या करना चाहें, तो पहला, व्हाई लिमिटेड गवर्नमेंट? सीमित शासन क्यों होना चाहिए? सरकार सीमित क्यों होनी चाहिए? व्यक्ति के अधिकार और आजादी की रक्षा के लिए। क्योंकि प्राकृतिक अधिकार की रक्षा होगी और उसी में उसका आजादी भी आती है। आजादी भी प्राकृतिक अधिकार को अलग से भी आपको बता देंगे। व्हाई लिमिटेड? दूसरा, या किससे लिमिटेड होगी? व्यक्ति के अधिकारों से। कैसे? हाउ इट विल बी लिमिटेड? कैसे लिमिटेड होगी? शक्ति के पृथक्करण से, सेपरेशन ऑफ पावर से। और दूसरा, संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से। ये बताइए, राजा का शासन संविधान से चलता था, अपनी मर्जी से चलता था? मर्जी से। अच्छा, एक बात याद रखिए दोस्तों, आपने तो हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो मुझे ये बताइए, जब हमारे यहाँ सम्राट अशोक का शासन था या मुगलों का शासन था, तो अकबर के समय में विधायिका कौन था? कार्यपालिका कौन था? न्यायपालिका कौन था? वो जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर कौन था? अच्छा, मतलब सारी शक्ति एक ही व्यक्ति में थी। और सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति में होंगी तो परिणाम ये होगा, जैसे हमारे घर का ताऊ होता है, ताऊ से अब त्रस्त है कि नहीं? इसे घर में सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए कि नहीं? मैं कुछ पावर, अब देखिए, जो महिलाएं विवाहित हैं उनको पता है पति के तानाशाह बन जाता है। देयर शुड बी सेपरेशन ऑफ पावर। कुछ शक्तियां पत्नी को हो, कुछ पति को, कुछ ताऊ को, कुछ बच्चों को। पावर सेंटर अलग अलग होना चाहिए, एक में ही होना चाहिए। हॉब्स ने एक बनाया या अलग अलग बनाया? हॉब्स कहा करता था, डिस्ट्रक्शन ऑफ, डिवीजन ऑफ पावर मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ पावर। शक्ति को बांट देने का मतलब है शक्ति को विभाजित कर देना, खत्म कर देना। लोग ने कहा ना, मैं तो बांटूंगा। और याद रखिए, सेपरेशन। इसी तरह जहां जहां शक्तियां बटी होंगी अच्छा होगा। अच्छा, आप रूममेट के साथ हैं, शक्तियों को बांट कर रखा हुआ है या एक ही शक्तिशाली है? बांट दीजिए भाई, तुमको ये काम करना है, मुझे ये काम करना है। अब इसे याद रखिए दोस्तों, पार्टनरशिप करिए, लेकिन बहुत सीनियर से नहीं। सीनियर से करेंगे हमेशा ठांसता रहेगा, चादर ठीक कर, ये जाके आलू गोभी लाओ। आप याद रखिए, पावर हमेशा क्या होना चाहिए? सेपरेशन। सेपरेशन कैसे किया जाए? कैसे? पहला, उसने कहा सरकार के 3 अंग हो गए। ये बात पहली बार लॉक ने इतना स्पेसिफाई किया। हॉब्स ने कभी इन सब चीजों को उन्होंने कहा कि सरकार है, पर्याप्त है, राजा है ना, सब कर लेगा। लॉक ने कहा नहीं भाई, हमें तो चाहिए पहला विधायिका होगी, लेजिस्लेचर। सरकार का पहला अंग विधायिका। और विधायिका का मतलब जो विधि का निर्माण करेगा, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, दैट इज लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट इज कंप्राइज ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। तो विधायिका है, विधि का निर्माण करेगी, लॉ मेकिंग बॉडी। दूसरा कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका का मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी ब्यूरोक्रेट्स, जो सरकारी नियमों को लागू करते हैं और विधि के निर्माण को जो इम्प्लीमेंट करता है, उसका नाम क्या है? कार्यपालिका।
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और आप कहाँ जाना चाहते हैं, यहाँ या यहाँ? ऑल द ब्यूरोक्रेट्स आर द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, सो दे आर द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। अच्छा, तीसरा, लॉक ने जो, देखिए अभी का जो सेपरेशन ऑफ पावर है वैसे माना जाता है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, जुडिशरी। लॉक का थोड़ा सा फर्क है, इसे कहा जाता है कि हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, दैट वाज मॉन्टेस्क्यू। लॉक को प्रोपाउंडर नहीं माना जाता, लेकिन द सीड ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर लाइज इन लॉक, मतलब शक्ति के पृथक्करण का विचार तो लॉक में ही पाया गया, लेकिन आज का थोड़ा सेपरेशन ऑफ पावर वो अलग है। क्यों? क्योंकि लॉक ने कहा जुडिशरी एग्जीक्यूटिव ऑल्सो इंक्लूड्स, कार्यपालिका में न्यायपालिका भी शामिल होगी। ये इंटरेस्टिंग बात था, आज अलग मानी जाती है। मॉन्टेस्क्यू ने इसे करेक्ट किया था। मॉन्टेस्क्यू ने कहा देयर आर 3 विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये मॉन्टेस्क्यू ने कहा था, लॉक ने ऐसा नहीं कहा। तो लॉक के अनुसार व्हाट इज द थर्ड विंग ऑफ गवर्नमेंट? फेडरेटिव पावर, संधि निर्मात्री शक्ति। द थर्ड विंग ऑफ पावर इज ए फेडरेटिव, संधि निर्मात्री शक्ति। अब संधि निर्मात्री शक्ति का मतलब है राज्य की वो शक्ति जिससे वो अंतर्राष्ट्रीय संधियां करता है, अंतर्राष्ट्रीय समझौते करता है। दैट इट इज अ पावर ऑफ स्टेट टू कंक्लूड द इंटरनेशनल ट्रीटीज। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संधियां की जाती है, अंतर्राष्ट्रीय समझौते किए जाते हैं, दैट इज इंटरनेशनल कोवेनेंट और एग्रीमेंट। ये फेडरेटिव पावर है कि मान लीजिए कि हम यूएसए, इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील इज एन एग्जांपल ऑफ फेडरेटिव पावर। भाई किसी राज्य से हमने समझौता किया, तो याद रखिए लॉक ने भले ही सेपरेशन ऑफ पावर करेक्ट न किया हो, वो बात अलग है, पहली बारी बात कही तो, यानी देयरफॉर गवर्नमेंट विल बी लिमिटेड, तो उसने पहली बार शक्तियों को बांट दिया। और दूसरी बात कह दी, उसने कहा अरे मान लीजिए शक्तियों को बांट दिया, संविधान बना दिया, उसके अलावा जो सरकार में बैठे लोग हैं संविधान के खिलाफ कर दें तो क्या काम करेंगे? अगला उपाय उसने बताया, अगला पॉइंट, कि लॉक ने कहा कि यदि सरकार के द्वारा प्राकृतिक अधिकारों की अवहेलना की जाए, in a case where government violates the natural rights, the people are entitled to bring out a revolution। अगर सरकार के द्वारा प्राकृतिक अधिकारों की अवहेलना की जाए तो व्यक्ति को क्रांति का अधिकार होगा। क्रांति का अधिकार अंडरलाइन, पीपल आर entitled to brought about revolution against the government। यदि सरकार के द्वारा प्राकृतिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाए तो व्यक्तियों को क्रांति का अधिकार होगा। और क्रांति से क्या होगा? सरकार बदल देंगे। ये ऑप्शन कभी हॉब्स ने नहीं दिया। हॉब्स ने कहा, हॉब्स के हिसाब से गवर्नमेंट, उसके देखिए 2 ही कंडीशन थी। हॉब्स ने कहा था या तो सरकार शक्तिशाली होगी या अराजकता होगा, 2 ही कंडीशन है। लॉक ने कहा तीसरी कंडीशन है सरकार न हो। तो लॉक से पूछा गया अच्छा बताओ भाई सरकार ही न हो तो क्या होगा? यार तब फिर तो आजादी नहीं मिलेगी। सरकार तो जरूरी है, लेकिन सरकार जरूरी है लेकिन लिमिटेड, अनलिमिटेड नहीं। तो उसने तीसरा रास्ता खोज लिया, विदाउट गवर्नमेंट वी कांट एंजॉय लिबर्टी,
ये बात लॉक ने भी मानी है कि सरकार ना हो, विधि ना हो, ये कल्पना दैट विल बी रोमांटिक आइडिया, वो व्यवहार में नहीं आ सकता। सरकार तो लानी ही पड़ेगी, लेकिन वो लिमिटेड होगी। तो उससे पूछा गया और अगर ये कभी खुराफात करेगी तो लोग उसको बदल देंगे। इसे याद रखिए, सरकार की शक्तियों को उसने कम कर दिया। इसलिए मैंने कहा था, हॉब्स ने शुरू तो किया था कि अच्छा, हॉब्स ने कहा तो यह था कि व्यक्तियों ने सरकार बनाई, व्यक्तियों ने राज्य बनाया, कहा तो यही था, लेकिन राजा को इतना पावरफुल बना दिया कि ऐसा लगा कि व्यक्ति गुलाम हो गया। इसने जैसा शुरुआत किया वैसा ही अंत किया। यानी इसलिए कहा जाता है सहमति का सिद्धांत हॉब्स में उलझ गया, लेकिन लॉक ने उसे लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचा दिया, तार्किक सिद्धांत पहुंचा दिया कि भाई देखो, सहमत से राज्य बना है तो जिस राज्य का निर्माता स्वयं व्यक्ति है, व्यक्ति प्राथमिक होना चाहिए राज्य से, ऐसा तो होना ही चाहिए। हाउस में यही गड़बड़ी थी, तो भाई राज्य व्यक्ति ही राज्य बना रहा है और उसी की आजादी छिन गई, राजा शक्तिशाली हो गया। भाई हमसे, हमारे द्वारा निर्मित चीज हमसे पावरफुल कैसे हो सकती है? इसे लॉक ने इसे करेक्ट कर दिया। और आप बताइए, आज के दौर में पूरी दुनिया में क्या चल रहा है? यही सीमित शासन, संविधानवाद, यही सीमित शासन चल रहा है। तो लॉक से पूछा गया राज्य करेगा क्या? तो उसने कहा लिमिटेड काम होंगे इसके। अगला पॉइंट, काम भी लिमिटेड कर दिया, अनलिमिटेड नहीं है। अगला पॉइंट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टेट? तो उसे पूछा गया कि गवर्नमेंट के कार्य क्या है? तो पहला, उसने सरकार को एक ट्रस्ट का नाम दिया। फॉर हिम गवर्नमेंट इज लाइक अ ट्रस्ट। उसने सरकार को एक ट्रस्ट का नाम दिया। फॉर लॉ गवर्नमेंट इज लाइक अ ट्रस्ट। तो काम कौन सा करेगी? पहला, लॉ एंड ऑर्डर, टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर, लो की व्यवस्था बनाए रखने का काम करेगी। सरकार का मूल काम है टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर। और आप जानते हैं पब्लिक ऑर्डर बनाने का मूल दायित्व किसका होता है? पुलिस का। पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द पब्लिक ऑर्डर। ये पुलिस का काम होता है, ये पब्लिक ऑर्डर हम बना के रखें। और दूसरा, फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को बनाए रखना। जो समझौता होगा उसको सुरक्षित रखा जाए। तो मेंटेनिंग द फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी राज्य का दूसरा काम है। मेंटेनिंग द फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ स्टेट, फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है जैसे मकान मालिक किराएदार के बीच समझौता हुआ तो राज्य उसको बनाए रखेगा, यानी कोई समझौता कभी तोड़ देगा। मजदूर मालिक के बीच, पति पत्नी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हित होता है। जैसे हमने किसी बैंक से उधार लिया, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। भाई हमने उधार लिया, हम देंगे, और नहीं देंगे तो राज्य आएगा। तीसरा, प्रोटेक्टिंग द लाइफ ऑफ सिटीजन्स फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन, बाहरी शत्रुओं से नागरिकों की रक्षा करना। प्रोटेक्टिंग द सिटीजन्स लाइफ फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन, बाहरी शत्रुओं से नागरिकों की रक्षा करना। प्रोटेक्टिंग द इंडिविजुअल्स लाइफ फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन, बाहरी शत्रुओं से लोगों की रक्षा करना। These are the three basic functions of state. ये राज्य के मूल काम है। बहुत ध्यान देने की बात है। पुलिस का काम नकारात्मक होता है, सकारात्मक? देखिए यहां नकारात्मक सकारात्मक का मतलब ये होता है, अच्छा सुबह चाय पी के आप आते हैं कि नहीं?
नहीं पी के आते? अच्छा, जो लोग नहीं पीना चाहते अच्छी बात है, जो लोग पी के आते मैं उनसे पूछ रहा हूँ, जो चाय वगैरह पीते हैं। अच्छा, कभी सुबह अगर आप चाय नहीं मिले तो 100 नंबर डायल कर दिए, प्लीज गिव मी टी। पुलिस देगी या नहीं? पुलिस क्या देती है? डंडा देना नकारात्मक है, सकारात्मक? टिफिन देना सकारात्मक। भाई पुलिस को अपने फोन कर दिया, लंच नहीं आया, प्लीज गिव मी द बॉक्स ऑफ लंच, तो आपको आप समझिए क्या मिल जाएगा। इसे बात सीधी सी है, द बेसिक फंक्शन ऑफ पुलिस इज नेगेटिव। पुलिस, ये पुलिस है, नाइट वॉचमैन है, इट्स लाइक अ नाइट वॉचमैन। पुलिस का मूल काम होता है भाई, अच्छा नाइट वॉचमैन का काम क्या है? ये देखना कि आपका ताला कोई तोड़ न दे या आपको नाश्ता वास्ता पहुंचा देना। नाइट वॉचमैन का नेगेटिव होता है, पुलिस का काम नेगेटिव है। जैसे कि फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव काम है। आपने क्या शर्तें कॉन्ट्रैक्ट में बनाई, स्टेट हैज नथिंग टू डू विद दैट। आपकी क्या शर्तें हैं, आप कैसे उसमें समझौता करना चाहते हैं, राज्य का उसे मतलब नहीं है। राज्य का मतलब है समझौता तोड़ा नहीं जाएगा। तीसरा है बाहर से, ये मूल काम किसका होता है? आर्मी का। तो बाहर से हमारे लोगों के ऊपर कोई हमला ना हो पाए, दिस इज द फंक्शन ऑफ स्टेट। ये राज्य के मूल काम है, इसे आपको याद दिला दी। इसके अलावा राज्य का कोई काम नहीं है, इसके अलावा राज्य कोई काम नहीं है। आप कहेंगे एजुकेशन, नो। हेल्थ, नो। आज भले ही राज्य के वो सब काम हो गए हों, लॉक के समय बिल्कुल थे ही नहीं। इसे लॉक ने क्या कहा? फंक्शन ऑफ स्टेट इज लिमिटेड। राज्य के काम सीमित हैं, शक्तियां भी सीमित है, काम भी सीमित है। अगर राज्य के काम सीमित होंगे तो बाकी आजादी किसको मिलेगी? आप याद रखिए, जहां राज्य का काम बढ़ेगा, नॉर्थ कोरिया में राज्य ही सब कुछ करता है। और जब सोवियत यूनियन में साम्यवाद आया तो वहां राज्य ने ही सब कुछ किया, हिटलर खुद ही सब कुछ करता था। अब याद रखिए, जब राज्य ही सब कुछ करेगा, इसका मतलब है आपके घर में ताऊ कहे मैं सब जिम्मेदारी मैं लेता हूं, चिंता मत करो, तुम्हें कुछ भी काम न करने दिया जाए, फ्रीडम रहेगा कि नहीं? आपका बाल कैसे कटना है ताऊ बताएगा, आपको क्या पहनना है ताऊ बताएगा। इसे राज्य की शक्तियां बढ़ेगी, आजादी घटेगी। तो लॉक ने क्या किया? राज्य की शक्तियों को नीचे कर दिया। अगला पॉइंट, लास्ट। इसलिए लॉक ने सहमति के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए सहमति के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए सीमित संवैधानिक शासन का निर्माण कर दिया। सहमति के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए सीमित संवैधानिक शासन का निर्माण कर दिया। He supported the limited constitutional government through the theory of consent। आज के लिए इतना ही, बाकी कल